तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब? सभी को नमस्कार और न्यू लाइट प्रयास के इस चैनल पे सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। बच्चा, जैसा कि आपको पता है, आज आपका पेपर हुआ था FST 29 सीरियल का, और बहुत ही धमाकेदार पेपर आपके लिए बनाया गया था। FST 29 का ये पेपर जो आज आपके सामने डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं हम, यानी कि मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और इसके बाद आपको मिलेंगे रिस्पेक्टेड सुधीर सर, जो आपके सामने डिस्कस करेंगे 151 से 200 तक के प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं पेपर के डिस्कशन के अपने सर के मिशन के साथ। और सर का मिशन आप सबको पता ही है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो देखते बच्चा, आज के पेपर का पहला क्वेश्चन बिना देरी के देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्या है, आप देख पा रहे हैं, फैमिली पोएसी की यहाँ पे बात करी गई है। तो बच्चा, फैमिली जो पोएसी है, ये फैमिली पोएसी के बारे में क्या है यहाँ पे बात करी गई। ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे फैमिली पोएसी के बारे में क्या पूछा गया। कह रहे हैं कि फैमिली जो पोएसी है इसका चयन करना है। तो बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप देख पा रहे हैं A B C और यहाँ पे D E, आपके 4 ऑप्शन यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन पोएसी में अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा होगा, सबसे पहले देख लेते हैं 1 बाय 1। तो बच्चा, पहला है रेफिनस सटाइवस, जिसको हम लोग रेडिस कहते हैं, और रेडिस का मतलब होता है बच्चा मूली। रेडिस का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे मूली। दूसरा है आपके पास साइसर एराइटिनम, जो बच्चा चिकपी यानी कि चना हम लोग कहते हैं बच्चा इसको हम लोग। दूसरी बात है आपके पास कैसिया फिस्टुला, और ये बच्चा आपका फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये बच्चा आपका फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि फूल वाला प्लांट है, फूल वाला आपका पौधा होता है। फूल वाला आपका क्या होता है? पौधा। जिसमें से ये दोनों स्ट्रक्चर आपके फैबेसी फैमिली से हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर आपके किससे हैं? फैबेसी फैमिली से। और बच्चा, जो मूली होता है, इसकी जो अगर फैमिली की बात करी जाए तो इसकी फैमिली बच्चा क्या है? अपनी ब्रासिकेसी। इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली जो होती है वो होती है बच्चा ब्रासिकेसी। ब्रासिकेसी फैमिली होती है। तो बच्चा, यहाँ पर ऊपर के जो 3 ऑप्शन थे, इन 3 ऑप्शन में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके ये कट हो गए। अब बच रहा है आपके पास D और आपके पास बच रहा है E। तो बच्चा, पेनिसेटम टाइफाइडियम जो लिखा है, ये आपका अगर बात करें, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाजरा। इसको बताए हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसे बच्चा हम लोग कहते हैं बाजरा। हिंदी में भैया इसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बाजरा। और दूसरा है सैकरम ऑप्शिनेरम, इसे बच्चा हम लोग कहते हैं गन्ना। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, ये आपके पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये आपके दोनों के दोनों आपके पोएसी फैमिली से आपके बिलोंग करते हैं। यानी जवाब में वो होगा जहां पे D और E लिखा होगा। तो बच्चा, D और E कहाँ लिखा है? D और E लिखा है आपके विकल्प नंबर 2 में, यानी कि 101 का जवाब होगा बच्चा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने 102। बच्चा, क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो, कह रहे हैं एंडोसियम पुंकेसर के लिए गलत क्या है। तो बच्चा, यहाँ पे गलत क्या है? ध्यान से देखो, गलत क्या है। तो बच्चा, गलत पता करना है। तो यहाँ पर एंडोसियम और आपके पुंकेसर जिसको कहते हैं, इसमें गलत क्या है? तो बच्चा, गलत की अगर बात करी जाए तो गलत है यहाँ पर, आप बच्चा देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है C। और बच्चा, गलत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा होगा एक कोष्ठी या बहुकोष्ठकी की बात करी गई है। तो यहाँ पे गलत क्या है? क्योंकि बच्चा, ये जो प्लेसेंटा है, ये एंड्रोसियम या पुंकेसर की बात नहीं, ये स्त्री केसर की बात होती है बच्चा। ये पुंकेसर की बात नहीं होती है, ये बात होती है स्त्री केसर से संबंधित है। स्त्री केसर से बच्चा ये संबंधित बात है, स्त्री केसर से ये संबंधित है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात बच्चा, यहाँ पे जो है सिनजेनेसियस की बात करी गई है। तो यहाँ पर जो सिनजेनेसियस है, ये अगर बात करें तो सिनजेनेसिस तो सही बात है यहाँ पे, ये तो बात एंथर के लिए ही करी गई है। पर यहाँ पर आपके सामने एक कोष्ठकी और बहुकोष्ठकी जो बात करी गई है, ये बात करी गई ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल होते हैं बच्चा, एक कोष्ठकी या आपके लॉक्यूल, ये लॉक्यूल की बच्चा बात करी गई है। और ये जो लॉक्यूल वाले बच्चा जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बच्चा ओवरी में, ये पाए जाते हैं ओवरी। और बच्चा, ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। तो ये संबंधित नहीं है। तो बच्चा, गलत में अपना यहाँ पे ऑप्शन जाएगा C और E, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पे बच्चा सही बनेगा। दूसरा विकल्प यहाँ पे क्या बनेगा? अपना सही बनेगा। तो प्रश्न 102 होगा, विकल्प 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया क्या है? अगला प्रश्न है 103। ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे? करेक्ट यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखिए, कह रहे हैं बच्चा प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालित, प्रत्येक पाली के 2 कक्ष होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये
फिर कह रहे हैं सभी पुष्प पादपों में पुंकेसर सदैव पेटल से जुड़ता है, तो बच्चा सदैव पेटल से नहीं जुड़ता है, ये बात गलत है। कह रहे हैं सभी पुष्पी पादपों में पुंकेसर सदैव मुक्त होता है, तो बच्चा सदैव मुक्त भी नहीं होता, ये बात दोनों गलत है। बच्चा अलग अलग पादपों में एक पुष्प के अंदर तंतुओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है, ये बात सही है। तो बच्चा ए और डी जो है यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन, ये विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ये बात इनकी सही बताई गई है। तो ये हमेशा बच्चा यहाँ पे पेटल से नहीं जुड़ा होता है। ये आपका अगर बात करें तो पेटल के अलावा आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पेरियंथ, ये बच्चा पेरियंथ से भी आपका जुड़ा हो सकता है। ये हमेशा मुक्त नहीं होता है, कभी कभी बच्चा यहाँ पे ये फ्री भी पाया जाता है, स्वतंत्र भी पाया जाता है, यूनाइटेड भी पाया जाता है मतलब जिसको हम लोग यूनाइटेड यानी संयुक्त, कभी कभी ये बच्चा संयुक्त भी होगा, कभी कभी मुक्त भी होगा, हमेशा ऑलवेज मुक्त नहीं होगा। तो जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, प्रश्न होगा 3, विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके पास, विकल्प आपके पास 104। बच्चा 104 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं सिट्रस और बोगनविलिया में थॉर्न उत्तरजीविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात बच्चा बताई गई है। दूसरी बात है कि थॉर्न पौधे के ब्राउजिंग जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करता है, ये दोनों की दोनों बातें बच्चा यहाँ पे सही बताई गई हैं और दोनों को यहाँ पे सही तरीके से व्याख्या भी करी गई है, यानी कि जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न बच्चा 105 है कह रहे हैं समान गुणसूत्र पर जीन जोड़ियों के बीच पुनर्संयोजन की आवृत्तियों को जीनों के बीच की दूरी को मापने के लिए किसके द्वारा समझा गया। तो बच्चा इसके लिए वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक कौन थे, ये वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड स्टंटीवेंट। तो एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चा यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जवाब बनेगा आपके सामने विकल्प नंबर 3, आपके प्रश्न 105 का। अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने 106 है, ध्यान से देखिए। कह रहे बच्चा गलत कथन का चयन करना है। 106 में भैया आपको क्या करना है, गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो क्या यहाँ पे गलत है, ध्यान से देखिए भैया क्या गलत है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि पालतू पक्षियों में, बच्चा पक्षियों की बात करी जा रही है, पालतू पक्षियों में प्रोजनी का लिंग अंडों के बजाय शुक्राणुओं के प्रकार पर निर्भर करता है। नहीं बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर शुक्राणुओं के प्रकार पे नहीं होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो अंडों के प्रकार पे होगा, अंडों के प्रकार पे बच्चा निर्भर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हेटेरोगैमेटी है वो आपकी मादा में आपकी हेटेरोगैमेटी पाई जाती है, मादा में विषम युग्म की पाई जाती है। बच्चा यहाँ पे क्या होता है, मादा में विषम युग्म की, मादा में क्या पाया जाता है, विषम युग्म की होता है। कहाँ की बात है ये बात है बच्चा पक्षियों की। अगर पक्षियों में बात करें तो मादा में विषम युग्म के कारण यहाँ पे अंड को होना चाहिए और यहाँ पे बच्चा यहाँ पे शुक्राणु होना चाहिए। तो ये बात गलत है और गलत का भाई गलत, यानी कि विकल्प बनेगा 3 सही जवाब आपके प्रश्न 106 का। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भैया 7 और 107 में क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं बच्चा 107 में अगर बात करें तो 107 में कह रहे हैं नीचे दिए गए 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या कथन दिए गए हैं, कह रहे हैं मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यास विशेषकों का अध्ययन किया और वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं अपने प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 लक्षणों का परीक्षण किया, जो कि बीज की आकृति और रंग रूप पुष्पाकार फली की आकृति रंग पुष्प की यानी कि ऊंचाई था। दोनों की दोनों बातें बच्चा सही हैं, और जब दोनों की दोनों बातें सही होती हैं तो अपना जवाब बचा है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है बच्चा 108। 108 में बच्चा क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि एक कलर ब्लाइंड फीमेल है। तो बच्चा कलर ब्लाइंड जब फीमेल होगी, जब कलर ब्लाइंड फीमेल होगी तो इसका मतलब क्या है, मतलब बच्चा ये होगा कि इसके x दोनों पे बच्चा इस तरीके से C होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि शादी के एक आदमी के साथ होती जिसकी माता वर्णांत थी, तो माता वर्णांत थी तो इस आदमी के बच्चा जीनोटाइप कैसे होंगे, माता से X आया होगा, पिता से बच्चा Y आया होगा और इसके ऊपर बच्चा C लगा होगा। तो कह रहे हैं इसकी प्रोजनी की वर्णांता होने की क्या संभावना है। तो बच्चा इसके लिए हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं और चेकर बोर्ड बना करके हम पता लगाते हैं इसकी प्रोजनी कैसी होंगी। तो बच्चा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक साइड में हम रख लेते हैं XC
एक साइड में XC, दूसरे साइड में XC, यहाँ रख लेते हैं बच्चा 22, और अब हम पता लगाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो XC यहाँ बच्चा XC 22 होगा, यहाँ पे ऊपर से XC आएगा, इधर से XC आएगा, इधर से बच्चा XC होगा, और इधर से बच्चा 22 आएगा। तो मतलब क्या है, मतलब है बच्चा यहाँ पे कि यहाँ पर सारे के सारे प्रोजनी वर्णांध होंगे, सभी प्रोजनी वर्णांध होंगे बच्चा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चा क्या होगा कि सभी प्रोजनी वर्णांध होंगे, सभी प्रोजनी वर्णांध होंगे। तो सभी का मतलब है कि जवाब जाएगा 100%। अब बच्चा 100% कहाँ लिखा है, 100% लिखा है आपके विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 108 का। अगला प्रश्न है 109। कह रहे हैं बच्चा हेट्रोजाइगस बॉयलेट पॉइंट, बच्चा हेट्रोजाइगस बॉयलेट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस बच्चा बॉयलेट पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा जवाब, अगर ध्यान से देखें बच्चा हेट्रोजाइगस बॉयलेट पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी बैंगनी पुष्प की बात कर रहे हैं जो हेट्रोजाइगस, यानी कि एक होगा आपका कैपिटल W, एक होगा स्मॉल W। मटर के पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले होमोजाइगस, तो बच्चा सफेद पुष्प वाले होमोजाइगस का मतलब है कि यहाँ पे बच्चा स्मॉल W होगा, यहाँ पर भी स्मॉल W होगा। तो के साथ कराया जाता है निम्नलिखित में से 40 बने हुए प्रोजनी, बच्चा प्रोजनी यहाँ कितने बन रहे हैं 40 में से संभावित संयोजन की प्रदर्शित करता है। तो बच्चा यहाँ पे आपका कैपिटल W स्मॉल W है, क्रॉस कराया गया स्मॉल W से, तो इसमें से बच्चा क्या होगा, इसमें से ये होगा कि 50% जो चीजें होंगी वो आपके बच्चा क्या होती हैं, आपके बैंगनी पुष्प आते हैं। अब बच्चा इसमें 50% जो होते हैं वो आपके सफेद पुष्प आते हैं, सफेद पुष्प आते हैं। और यह एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस है बच्चा, यह एक प्रकार का टेस्ट क्रॉस है। तो बच्चा एनसीईआरटी में जहां पे टेस्ट क्रॉस की बात करी गई वहां पे इसको बताया गया कि 50-50% यहाँ पे चीजें आती हैं। तो बच्चा यहाँ पे 40 बने हैं, तो 40 में अगर बात करें तो 40 में बच्चा 20 आपके कैसे होंगे, बैंगनी वाले होंगे। बच्चा आपके जो 20 होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके सफेद वाले होंगे बच्चा। तो यहाँ पर इस तरीके की बात जहां लिखी होगी वही आपका सही जाएगा। तो बच्चा 20 बैंगनी का निर्माण करेंगे, 20 सफेद पुष्प का निर्माण करेंगे, आंसर आपका बच्चा यहाँ पे दूसरा बनेगा। प्रश्न 109 होगा, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है भैया 110। 110 में बच्चा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। कह रहे हैं कोशिका चक्र के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के फलस्वरूप, बच्चा यहाँ पे क्रोमेटिड के विसंयोजन नहीं, यहाँ कोशिका द्रव्य विभाजन की अनुपस्थिति, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहाँ बच्चा क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कोशिका द्रव्य के विभाजन। तो ये बात गलत हो गई। फिर ये कह रहे हैं बच्चा कोशिका विभाजन के पश्चावस्था के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन के ना होने के कारण गुणसूत्र की अधिकता हानि हो जाती है, जिसे हम लोग पॉलीप्लाइडी कहते हैं। तो ये बात बच्चा यहाँ पे गलत दी गई है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य के विभाजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्रोमेटिड के विसंयोजन। यहाँ पे बच्चा ये, तो यहाँ बच्चा ये होना चाहिए था, यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये यहाँ पे नहीं होगा। ये पॉलीप्लाइडी की जगह पे बच्चा यहाँ पे एन्यूप्लाइडी होना चाहिए, और यहाँ पर भी एन्यूप्लाइडी की जगह पे यहाँ पे पॉलीप्लाइडी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पे गलत है, और दोनों की दोनों यहाँ बातें गलत हैं। तो कथन 1 कथन 2 दोनों यहाँ कैसे हो जाएंगे, गलत। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। तो प्रश्न 110 होगा, विकल्प 4 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न भैया 111। कह रहे हैं इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन जो आपका क्षार होता है किसके साथ जुड़ता है। तो बच्चा नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है। तो बच्चा ये आपकी शुगर होती है, आपको पता है ये इस तरीके से शुगर होता है, शुगर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर बच्चा जो ये पहला कार्बन होता है, ये जो पहला कार्बन होता है इसके साथ में आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, पहला कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। तो यहाँ बच्चा कार्बन कितने हैं आप देख पा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर बच्चा अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बच्चा बनता है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपना स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है बच्चा। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ये पहला कार्बन होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बच्चा यहाँ पे लगा होता है CH2OH। यहाँ क्या लगा होता है? यहाँ लगा होता है CH2OH। तो कार्बन अगर बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब बच्चा ये होता है पांचवा। इस पहले कार्बन पे ही यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा होता है, नाइट्रोजन बेस, जिसे हम नाइट्रोजन क्षार कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन क्षार। तो पहले ही कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट सी पे भैया लगा होता है। ये फर्स्ट सी वाला जवाब आपका सही जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पे सही जवाब। आपके प्रश्न 111 का पहला विकल्प सही जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 112। तो 112 में यह क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच भिन्नता पता लगाने को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे बच्चा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए और हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। क्या कहते हैं इसे बच्चा? इसे बच्चा कहते हैं हम लोग रिपीटेटिव डीएनए या पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 112 का। अगला प्रश्न 113, ध्यान से देखेंगे बच्चा। आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, ध्यान से देखिए बच्चा, क्या करेक्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं जो अनुलेखन का मतलब है, ये बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। अनुलेखन का मतलब है कि बात किसकी कर रहे हैं? अनुलेखन का मतलब है कि ये बात कर रहे हैं भैया ट्रांसक्रिप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए जीवाणु में आरएनए पॉलीमरेज के कारक के साथ बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। अनुलेखन इकाई में कोडिंग स्ट्रैंड एक आरएनए कॉपी हो जाता है। तो बच्चा ऐसा नहीं होता है, ये बात उनकी गलत है। कह अंतरापित जीन प्रवस्था प्रोकैरियोट्स का लक्षण है। कैपिंग में एचआरएनए 3 किनारे है, तो बच्चा 3 पे नहीं है, 5 डैश पे लगता है। तो ये बात इनकी सब गलत है। जवाब यहाँ पे 1 बनेगा, विकल्प 1 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 113 का। अगला प्रश्न 114। बच्चा 114 में क्या बताया गया, ध्यान से देखो। 114 में यहाँ पे क्या बताया गया? कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया में कौन सा केवल एंजाइम जो की क्षमता रखता है आरंभन, देरीकरण, समापन को उत्प्रेरित करता है? तो बच्चा इसके लिए जो एंजाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और हिंदी में इसे हम कहते हैं कि डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। यानी कि विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 114 का। अगला प्रश्न है 115। 115 बच्चा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हिस्टोन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो बच्चा यहाँ पे गलत क्या है? हिस्टोन के बारे में क्या गलत? तो बच्चा हिस्टोन प्रोटीन होती है, आपको पता है। और यहाँ पे गलत क्या है? तो बच्चा ये आपकी कैसी प्रोटीन होती है? ये आपकी क्षारीय प्रोटीन होती है। ये कैसी होती है? ये क्षारीय प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी है? क्षारीय प्रोटीन होती है बच्चा। कभी भी अगर हिस्टोन आ जाता है तो हिस्टोन का मतलब क्षारीय प्रोटीन होती है। और बच्चा डीएनए की बात करें तो ये आपका अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब एसिडिक होता है। आगे अगर बढ़े भैया तो कह रहे हैं कि हिस्टोन का पीएच हल्का सा अम्लीय होता है। तो बच्चा अम्लीय नहीं होता है, ये क्षारीय होता है। ये चीज ध्यान रखिए। तो यही बात यहाँ पे गलत करी गई, गलत ही पूछा था। यानी जवाब बनेगा पहला, जवाब बनेगा यहाँ पे पहला। तो क्वेश्चन नंबर 115 होगा और जवाब बनेगा पहला। अगला प्रश्न 116 है। 116 में क्या कह रहे हैं, ध्यान देखो। कह रहे एमआरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है? तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे होती ये है कि यहाँ पर राइबोसोम की छोटी उप इकाई जो होती है एमआरएनए का सामना करती है। एमआरएनए से प्रोटीन का जब ट्रांसलेशन होता है तो राइबोसोम की सबसे जो छोटी बच्चा उप इकाई होती है एमआरएनए का सामना करती है। तो राइबोसोम आपको पता है बच्चा, जैसे अगर 70S है तो इसमें 2 यूनिट पाए जाते हैं। एक बच्चा होता है 30S और एक पाया जाएगा 50S। और ऐसे ही अगर 80S अगर होता है बच्चा तो 80S में 2 यूनिट होती हैं। एक होती है बच्चा 40S, एक होती है 60S। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चा इसकी छोटी इकाई जैसे कि यहाँ 40S है, ये जाके बाइंड करेगी। यहाँ अगर बात करें तो ये 30S की इकाई यहाँ पे बाइंड करेगी। तो बच्चा ये बात इनकी सही है। बाकी अगर बात करें तो ये कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है। जवाब बनेगा आपका विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 116 का जवाब। अगला प्रश्न अगर क्या है बच्चा, अगला प्रश्न अगर बात करें तो 117 है।
117 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चा। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही उदाहरण जीवों को प्रस्तुत करता है जो कि मानव क्रियाकलापों के द्वारा लाए गए वातावरणीय परिवर्तनों के कारण विकसित हुआ। तो बच्चा यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक। इसको बच्चा अंग्रेजी में हम लोग एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चा इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बच्चा इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, मानव क्रियाकलापों के द्वारा। तो इसको बच्चा एक हम लोग टर्म देते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, या हम लोग क्रिया बोलते हैं बच्चा ऐसे। तो ये जो क्रिया है एंथ्रोपोजेनिक, इसमें क्या होता है कि मानव के द्वारा वातावरणीय परिवर्तन के साथ होता है। तो बच्चा यहाँ पे गैलोपस आइसलैंड के बारे में बात करी, जो इसके लिए बच्चा नहीं उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल है। शाकनाशी प्रतिरोध हो सकता है, ड्रग प्रतिरोधी यूकेरियोट्स हो सकते हैं, कुत्ते जैसी पालतू जीव्स को मानव ने बनाया, ये हो सकता है। बी सी डी बच्चा बनेगा जवाब। तो बी सी डी भैया कहाँ है, बी सी डी जवाब नंबर 1 में है, यानी कि विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 117 का। अगला प्रश्न है आपका 118। 118 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक विशेष भूगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का एक प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूगोलिक क्षेत्र पराजित होने को क्या कहते हैं। तो बच्चा इसे हम लोग कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, और एडाप्टिव रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण, यानी कि जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1 118 का जवाब। अगला प्रश्न 119। यहाँ बच्चा मैच कराना है। तो जीन पूल क्या होता है बच्चा, जीन पूल की अगर बात करें तो जीन पूल बोले या जीन कोष बोले, यहाँ पे ध्यान दो, इसे हम लोग कहते हैं कुल जीन्स और इनके एलील्स की संख्या। अगला बच्चा का क्या है यहाँ पे, अगला है अनुवांशिक अपवाह। बच्चा अनुवांशिक अपवाह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जीन की आवृत्ति में संयोगवश परिवर्तन। अगला क्या है, अगला है बच्चा यहाँ पे सी जीन प्रवाह, और जीन प्रवाह का मतलब है समष्टि के अंदर और बाहर जीन का स्थानांतरण। जीन आवृत्ति का मतलब है एक पीढ़ी के अंदर स्थायी रहता है, यह है जीन आवृत्ति यानी जीन की फ्रीक्वेंसी। तो बच्चा यहाँ पे ए का फोर्थ ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं ए का फोर्थ है। तो बच्चा ये आंसर आपको बहुत जल्दी भी आ सकता था, यहाँ पे ए का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है, यानी कि जवाब बन जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 2 बन जाएगा यहाँ पे जवाब आपके पास 119 का, यानी कि दूसरा चौथा जाएगा, दूसरा जाएगा, उसके बाद तीसरा बनेगा, फिर बनेगा पहला जवाब। अगला प्रश्न 120 है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे भैया। 120 क्या है, 120 में कह रहे हैं हीरोइन कही जाने वाली ड्रग्स संश्लेषित किसके द्वारा होती है। तो बच्चा इसमें एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन करते हैं, यानी कि हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराते हैं तब बनता है हीरोइन। और ये बच्चा क्या होती है, ड्रग होती है। ये क्या होती है, ड्रग। जवाब बनेगा आपका दूसरा, जवाब बन जाएगा बच्चा यहाँ पे दूसरा। 120 का जवाब यहाँ क्या बनेगा, दूसरा। अगला प्रश्न 121, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत क्या है। तो बच्चा प्रतिरक्षा के संदर्भ में यहाँ पे क्या गलत है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या गलत है प्रतिरक्षा के संदर्भ में। प्रतिरक्षा के संदर्भ में यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि सक्रिय प्रतिरक्षा शीघ्र होती है। तो बच्चा शीघ्र नहीं होगी, ये आपकी धीमे धीमे होगी, ये आपकी शीघ्र नहीं होगी बच्चा, ये कैसे होगी, ये होगी धीमे धीमे। तो गलत की अगर बात करें तो यही गलत है, और बच्चा गलत ही पता करना है, तो जवाब यहाँ पे बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बच्चा, अगला प्रश्न है यहाँ पे 122। 122 में कह रहे हैं किस रक्त कोशिका में HIV प्रकृतिकरण करता है और विषाणु का निर्माण करता है। तो बच्चा इसके लिए हेल्पर टी सेल होती हैं। इसके लिए कौन सी सेल होती हैं, इसके लिए बच्चा होती हैं आपकी हेल्पर टी सेल होती हैं, और इसको बच्चा हम लोग TH इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। तो बच्चा इसके लिए TH कोशिकाएं ही जिम्मेदार हैं। जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3 आपका प्रश्न 122 का। अगला प्रश्न 123। 123 बच्चा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे अस्थि मज्जा मुख्य लसिका अंग होता है जहां लसिकाओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये बच्चा दोनों आपकी बात सही है। फिर कह रहे हैं अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोसाइट के विकास परिपक्व के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। आपका जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। 123 का जवाब विकल्प नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 124। कॉलम को बच्चा यहाँ पे फिर से एक बार सम्मिलित करना है। तो आपके सामने सबसे पहले है ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई बच्चा आपको पता है कि इसको हम लोग मच्छरों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग काम करते थे।
ड्रैगन फ्लाई का यूज हम लोग क्या करते थे, ड्रैगन फ्लाई का यूज हम लोग जो करते थे वो बच्चा अगर बात करें तो इसको हम लोग मच्छरों से छुटकारा दिलाने के लिए इसे प्रयोग करते थे। ए का बच्चा ऑप्शन है यहाँ पे सेकेंड। उसके बाद बच्चा अगर बात करें तो बी का ऑप्शन क्या दिखेगा, बेसिलस थ्रुंजिनेसिस आपका है। और बेसिलस थ्रुंजिनेसिस जो होता है इसको बच्चा लेपिडोप्टेरन पारदप कीड़ा का जैव नियंत्रण कारण माना जाता है। तो ए का सेकंड है और बी का बच्चा फोर्थ है। तो बच्चा ए का सेकंड और बी का फोर्थ ऐसा और कहीं नहीं है। आपका जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1 बनेगा आपका सही जवाब आपके प्रश्न 124 का। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 126। कहने बच्चा बेसिलस थ्रुंजिनेसिस 20 जीन के समावेशन के बाद कीटी कपास किस्म जो कि विकसित किया गया था यह प्रतिरोधी है। तो ये प्रतिरोधी बच्चा कीट पीड़क का होता है यानी इंसेक्ट पेस्ट। तो यहाँ पर बच्चा जवाब आपका बन जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है 126। जब जीन के परिवर्तन को शामिल करके जीन के लक्ष्य को बनाकर एक विशेष ऊतक में रोग के उपचार का प्रयास किया जाए तो इसे क्या कहते हैं। तो बच्चा इसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे बच्चा अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। इसे बच्चा हम जीन थेरेपी कहते हैं। और हिंदी में अगर बात करी जाए तो बच्चा इसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। विकल्प नंबर 1 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 127। 127 में कह रहे हैं कि बीमारियों के प्रभावी उपचार के लिए इसकी शीघ्र पैथोफिजियोलॉजिकल की समझ और निदान बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा आणविक निदान तकनीक शीघ्र पता करने के लिए उपयोगी है। तो बच्चा इसके लिए अगर बात करें सदर्न ब्लॉटिंग दी गई है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। बच्चा इसे हम लोग डीएनए और कई सारी टेस्टिंग करते हैं, संकरण तकनीक नहीं है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होती है। बच्चा इसके लिए जो टेक्निक होती है वो होती है एलाइजा, यानी कि विकल्प 2 बन जाएगा भैया सही जवाब आपके प्रश्न 127 का। अगला प्रश्न है 128। 128 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बच्चा यहाँ पे निम्नलिखित तकनीक तथा यंत्रों को इसके उपयोग का कारण बताना है। तो यहाँ बच्चा सबसे पहले आपके सामने दिया है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर जो होता है ये क्या करता है, ये बच्चा बड़े पैमाने पर उत्पादों का निर्माण करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए टुकड़ों को अलग करता है। पीसीआर न्यूक्लिक अम्ल का प्रावर्धन यानी रिप्लिकेशन करता है। इलाइजा रोगजनक का पता लगाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चा ए का ऑप्शन बन रहा है सेकेंड। और बच्चा ए का ऑप्शन कितनी जगह सेकेंड बन रहा है, 2 जगह। और बी का ऑप्शन अगर बात करें तो फर्स्ट है। तो बी का ऑप्शन भी बच्चा बी का फर्स्ट 2 जगह बन रहा है। सी का ऑप्शन फोर्थ कितनी जगह बन रहा है, एक ही जगह बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है। तो जवाब आपका क्या बन जाएगा, जवाब आपका बन जाएगा विकल्प नंबर 3 बनेगा जवाब आपके प्रश्न 128 का। अगला प्रश्न है 129। तो बच्चा 129 में क्या कह रहे हैं, करेक्ट आपको ढूंढना है। क्या करेक्ट है, ध्यान से देखो यहाँ पे करेक्ट क्या है 129 में। 129 में बच्चा सही क्या है तो बच्चा यहाँ पे देखो आप विकल्प नंबर 4 कह रहे हैं शोधित डीएनए अणु को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। ये बात सही है बच्चा। अब देख तो 1 2 3 में क्या है, तो कह रहे हैं रुचिकर जीन को अलग करने विलगित करने के लिए पीसीआर का उपयोग होता है। तो बच्चा अलग करने के लिए और इसके लिए पीसीआर का यूज नहीं होता है। इसके लिए बच्चा इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसके लिए क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जो डीएनए को अलग अलग करता है। तो ये बात गलत है। फिर कह रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग डीएनए के प्रवर्धन में किया जाता है। तो डीएनए के प्रवर्धन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होता है, इसके लिए बच्चा होता है पीसीआर। तो बच्चा पीसीआर यहाँ होना चाहिए था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वहां होना चाहिए था। पॉलीमरेज एंजाइम रुचिकर जीन और वाहक डीएनए को जोड़ता है। तो बच्चा डीएनए को जोड़ने के लिए पॉलीमरेज नहीं होता है, इसके लिए होता है डीएनए लाइगेज। इसके लिए होता है डीएनए लाइगेज होता है। तो यहाँ पर सही क्या है, सही है आपका आपके सामने जो दिया है विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 129 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 130। कहते हैं बच्चा स्पूलिंग क्या है। तो स्पूलिंग का मतलब होता है कि आइसोलेटेड डीएनए का कलेक्शन, यानी कि बच्चा जो आपने डीएनए निकाला उसका जो संग्रहण किया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बच्चा हम कहते हैं स्पूलिंग। यानी कि 130 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है 131। कह रहे हैं बच्चा पीसीआर का उपयोग करते हुए जीन प्रवर्धन की प्रक्रिया में
दौरान अगर शुरुआत में उच्च तापमान ना बनाने रखा जाए तब निम्नलिखित में से कौन सा पीसीआर का चरण सबसे पहले प्रभावित होगा। तो बच्चा यहाँ पे आपको पता है पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन, और दूसरा अपना क्या होता है बच्चा एनीलिंग, और तीसरा क्या होता है एक्सटेंशन। तो बच्चा तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रसार, पहला होता है डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन को हम लोग कहते हैं बच्चा तापानुशीलन। और फिर बच्चा क्या होता है डीनेचुरेशन का मतलब होता है बच्चा निष्क्रियकरण। क्या होता है बच्चा निष्क्रियकरण। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे निष्क्रियकरण होता है बच्चा। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण। और फिर आपका एनेलिंग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं तापानुशीलन, तापानुशीलन। तो बच्चा डीनेचुरेशन जो आपका पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बच्चा डीनेचुरेशन कहते हैं। डीनेचुरेशन टेम्परेचर 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है इसको। तो यहाँ पर ये चीज प्रभावित होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके प्रश्न 131 में आंसर क्या बनेगा, जवाब बनेगा बच्चा ये निष्क्रियकरण, यानी कि विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 131 का। तो बच्चा पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, ध्यान से देखना। पीसीआर के भैया 3 स्टेप होते हैं। एक होता है आपका डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, जिसमें से असर किस पे पड़ेगा बच्चा, ये असर जो पड़ेगा वो इस पे असर पड़ेगा। तो जवाब यहां बन जाएगा आपका 131 का विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 132, कह रहे हैं यूवी विकिरण से अनावरण होने पर इथिडियम ब्रोमाइड के साथ अभिरंजित डीएनए कैसा दिखेगा। तो ये बच्चा आपको दिखेगा ब्राइट ऑरेंज, यानी कि चमकीला नारंगी बच्चा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, चमकीला नारंगी दिखेगा। विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 132 का। अगला प्रश्न 133, कह रहे हैं एक पारतंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में अगर बात करें तो बच्चा क्या सही है और क्या यहाँ पे गलत है। तो बच्चा यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जीपीपी, आपका जो जीपीपी है ये ज्यादा होता है एनपीपी से। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या हमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखो आप पॉइंट नंबर 4 को कह रहे हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिकता उत्पादकता यानी कि एनपीपी से ज्यादा होती है, और सकल प्राथमिक उत्पादकता को हम लोग कहते हैं जीपीपी से हमेशा ज्यादा होती है। ये बात सही कही गई। और भाई साहब इसमें कह रहे हैं एक समान होती है, इसमें कह रहे हैं कोई संबंध नहीं होता, इसमें कह रहे हैं कम होती है। तो ये बातें यहाँ पर गलत हैं। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 133 का। अगला प्रश्न 134, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि का गुण नहीं है। तो बच्चा समष्टि का गुण कौन सा नहीं है, यानी पॉपुलेशन। अच्छा पॉपुलेशन का कौन सा गुण नहीं है। तो बच्चा मोर्टेलिटी तो है, लिंग अनुपात है, जन्म दर नहीं है। कौन सा नहीं है, नहीं में बच्चा अगर बात करें विकल्प नंबर 2 बनेगा यहाँ पे सही जवाब आपके प्रश्न 134 का। अगला प्रश्न 135, कह रहे हैं आप्रवासन का एक प्रभाव समष्टि घनत्व पड़ता है, और ये इसकी जो डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी सकारात्मक होगी कि नकारात्मक। तो बच्चा ये जाएगा सकारात्मक की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, सकारात्मक की तरफ जाएगा। विकल्प नंबर 1 बनेगा जवाब आपके 135 का। अगला प्रश्न है आपका 136, कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी अनुरूपता बच्चा गलत है। तो बच्चा यहाँ पे गलत क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या गलत है। यहाँ बच्चा गलत क्या है, यहाँ पे गलत ये लिखा है बंद प्रकार। तो बच्चा बंद प्रकार आर्थ्रोपोड नहीं होता है। आर्थ्रोपोड में कैसा प्रकार होता है, खुला। तो बच्चा यहाँ पे खुला होना चाहिए, खुला पर्सन आर्थ्रोपोड में होता है। यही बात यहाँ पे गलत है। विकल्प नंबर 4 बनेगा आपका सही जवाब। बाकी सारी बातें यहाँ पर सही 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 बताई गई हैं। तो 136 का जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है भैया 137, ध्यान से देखेंगे। 137 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चा। कह रहे हैं बच्चा आपको मैचिंग करानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने दिया गया है माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया बच्चा होती है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है दोहरी झिल्ली, यानी ए को बच्चा सेकंड से मिलाएंगे और ए को सेकंड कितनी जगह मिलाया गया, एक ही जगह। तो यानी कि बाकी सब चले गए भाई साहब मैदान से बाहर। आपका जवाब बन गया विकल्प नंबर 2 बन गया आपका जवाब आपके प्रश्न 137 का।
अगला प्रश्न है बच्चा आपके सामने 138, आपके सामने लिखा है कोलेस्ट्रॉल। तो बच्चा कोलेस्ट्रॉल आपको पता है बच्चा लिपिड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं इनमें आपका ये लिपिड में आते हैं, लिपिड का एक टाइप है आपका कोलेस्ट्रॉल। और ए में बच्चा सेकेंड, और ए में सेकेंड सिर्फ एक ही जगह है। आपका जवाब निकल के तुरंत फट से आ गया कि आपका आंसर यहाँ पे सेकेंड होना चाहिए। तो मतलब क्या है बच्चा, 138 का जवाब यहाँ क्या बनेगा, विकल्प नंबर 2 बनेगा सही जवाब। अगला प्रश्न है यहाँ पे 139, निम्नलिखित में से कौन मेढक के उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो मेढक के उत्सर्जन अंत में बच्चा यहाँ पे 2 वृक्क होते हैं और 2 यहाँ पे मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर आएंगे। क्लोएका होगा, मूत्राशय होगा, सभी के सभी होंगे। विकल्प नंबर 4 बनेगा जवाब आपके प्रश्न 139 का। अगला प्रश्न 140, कह रहे हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ने से संबंधित सही विकल्प बच्चा क्या है। तो O2 जब भी बच्चा जुड़ता है जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए और बच्चा पार्शियल प्रेशर CO2 कम होना चाहिए। टेम्परेचर यानी कि जो बच्चा तापमान कहते हैं ये भी आपका कम होना चाहिए। और H+ आयन भी अगर बात करें तो बच्चा H+ आयन भी आपके कैसे होनी चाहिए, कम। तो इतनी चीजें बच्चा कम होनी चाहिए, इतनी चीजें ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहे उच्च PO2 है, कम होनी चाहिए CO2, कम तापमान है। तो बच्चा जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 140 का। अगला प्रश्न है 141। 141 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए बच्चा। 141 में क्या कह रहे हैं, 141 कह रहे हैं बच्चा गलत अनुरूपता बतानी है। तो गलत अनुरूपता में बच्चा ध्यान से देखिए विकल्प नंबर 4 काइनेटिन। काइनेटिन के सामने आप ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटिन के सामने यहाँ पे लिखा है थायमीन। थायमीन नहीं बच्चा, यहाँ पे एडेनिन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ बच्चा एडेनिन होना चाहिए। यहाँ बच्चा क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अपना एडेनिन, एडेनिन होना चाहिए। तो एडेनिन का परिवर्तित रूप होता है, ये गलत है। तो बच्चा गलत का भाई गलत, यानी कि विकल्प नंबर 4 बनेगा सही जवाब आपके प्रश्न 141 का। अगला प्रश्न है बच्चा यहाँ पे 142, कह रहे हैं संयोजी ऊतक कितने। तो बच्चा संयोजी ऊतक में अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखो, संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। संयोजी ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चा कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो अपने 3 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं L, एक को कहते हैं D से, एक को कहते हैं S से। तो बच्चा लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज के बच्चा फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एरियोलर, एडिपोल। डेंस के 2 टाइप होते हैं बच्चा, डेंस, रेगुलर, इरेगुलर। बच्चा स्पेशलाइज्ड के 3 पार्ट होते हैं, रक्त, कार्टिलेज और आपका बोन। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहला आपके सामने क्या दिख रहा है, सबसे पहला जो आपको भैया दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, अस्थि यानी बोन। रक्त होगा, डेंडाइट नहीं होगा, उपास्थि होगा, एक्जान नहीं होगा, बसी अम्ल होगा, एरियोलर होगा, न्यूरोग्लिया बच्चा नहीं होगा। और उसके बाद में अगर बात करें कोई नहीं है, तो यहाँ पे टोटल हमें मिल रहे हैं 5। तो 142 में हमें टोटल कितने मिल रहे हैं, 5। तो 5 का मतलब जवाब बनेगा दूसरा। तो प्रश्न 142 विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 143, बच्चा जीवित कोशिकाओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जीवित कोशिकाओं के बारे में अगर बात करें तो बच्चा ध्यान से देखो, आपके सामने लिखा है कोलन कायमा, सहायक कोशिकाएं और आपकी सहचर कोशिकाएं, यानी कि CDE। बच्चा CDE यानी कि विकल्प नंबर 2 बन जाएगा सही जवाब आपकी जीवित कोशिकाएं। और ये सब जीवित कोशिकाएं बच्चा क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास में क्या नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। इनके पास में बच्चा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म अनुपस्थित होता है। तो ये बच्चा कैसी हैं, ये हैं अपनी मृत, ये मृत कोशिकाएं, ये बच्चा मृत कोशिकाएं इनको बोला जाता है। और इनको बोला जाता है जीवित। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बच्चा जीवित कोशिकाएं। तो जवाब बनेगा 143, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है आपके सामने 144। 144 में बच्चा क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं सही अनुरूपता बच्चा बतानी है। तो सही अनुरूपता क्या है, कह रहे हैं प्रथम पोषण स्तर वृक्ष यानी उत्पादक हैं, द्वितीय में आपके हाथी यानी शाकाहारी में जाएगा, तृतीय में पोषण स्तर भेड़िया जाएगा बच्चा। ये सभी की सभी यहाँ बातें सही हैं। जवाब बनेगा विकल्प नंबर 3। जवाब बन जाएगा विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 144 में। अगला प्रश्न 145।
कह रहे हैं बच्चा गर्भ निरोधक के उपयोग से संभावित दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे दुष्प्रभाव देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे दुष्प्रभाव में सबसे पहले कह रहे हैं कि उदरीय पीड़ा हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। बीच में रक्त सा हो सकता है, अनियमित अंश हो सकता है, सभी के सभी यहाँ पे बातें सही बताएंगे। जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है बच्चा 146। बच्चा स्टेटमेंट की बात करी गई, कह रहे हैं समस्त शरीर की जैविक प्रक्रिया कोशिका ऊतक अंग अंग उत्तक के संविभाजन के द्वारा संपन्न होती है, पूरे शरीर की जीवित रखने में योगदान होता है, बिल्कुल सही बात है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है, दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। और जब बच्चा दोनों की दोनों बातें सत्य होती हैं तो अपना जवाब बनता है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है बच्चा 147। 147 में क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। 147 में बच्चा ये कह रहे हैं कि जैविक परागण केवल कीट नहीं होते, तो बिल्कुल सी बात है बच्चा, केवल कीट नहीं होते बच्चा, पक्षी भी होते हैं, कुछ आपके प्राइमेट बच्छवासी भी होते हैं, केवल कीट नहीं होते हैं, ये बात सही है। इसके अलावा कुछ हमारे आपके वृक्षवासी भी होते हैं, आपके वृक्षवासी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, आपकी लिजर्ट का मतलब बच्चा जो छिपकली वगैरह, ये भी आदि आदि बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही बताई गई। कह रहे बहुत से पौधों में कीट के अतिरिक्त बहुत से जंतु जैसे कि पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा यहाँ पे पक्षी भी होंगे, सरीसृप भी होंगे, स्तनधारी ये सब भी रहते हैं, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी सही नजर आ रही है। विकल्प नंबर 4 बन जाएगा सही जवाब आपके प्रश्न 147 का। अगला प्रश्न बच्चा 148, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंधन पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु पादप सूक्ष्म जीव जानवर है जिनके साथ हम रहते हैं। ये बात बच्चा बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का आपका नैज मूल्य होता है, भले इसका हमारे चालू आर्थिक रूप से ना हो। तो बच्चा दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही हैं, जवाब बनेगा विकल्प नंबर 4 आपका जवाब आपके प्रश्न 147 का। अगला प्रश्न है आपके सामने 149। बच्चा ये कह रहे हैं कौन सा मानव मस्तिष्क का भाग यहाँ पे नहीं है, कौन सा नहीं है उसे पकड़ना है, कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो बच्चा यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहले कौन कौन सा आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए बच्चा कौन कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बच्चा कार्पल्स, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा भाग नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बच्चा यहाँ पे कार्पल्स, दूसरा हमें बच्चा दिख रहा है फिबुला, फीमर, और बच्चा क्या दिख रहा है उरोस्थी। तो 4 तो बच्चा यहीं पे हो गए। और आगे बढ़े तो हाइपोथैलेमस मेडुला बच्चा होता है। यहाँ बच्चा अगर बात करें तो एक मेटाटार्सस दिया है, आपका क्लेविकल दिया है, और बच्चा पटेला दिया है, स्कैपुला दिया है। तो नंबर कितने हो गए बच्चा, नंबर अगर बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है चौथा, ये है बच्चा 5वां, ये है आपका 6, ये है 7, ये है 8, यानी कि 8 पार्ट यहाँ ऐसे दिए गए हैं जो आपके मानव मस्तिष्क का भाग नहीं है। जवाब बनेगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न यानी कि हमारे सेशन का बचा आखिरी प्रश्न है यहाँ पे 150। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयोजन अर्धसूत्री विभाजन किस व्यवस्था में होता है। तो बच्चा रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर जो होता है, ये जिसको पुनर्संयोजन बोलते हैं, इसे बच्चा हम रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो बच्चा ये जो रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, या जिसे हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है बच्चा, ये प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 के पैचिटीन में होता है। ये कहाँ होता है, ये बच्चा अगर बात करें तो आपके प्रोफेज फर्स्ट के किसमें होता है बच्चा, पैचिटीन या पैकिटीन में होता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे होता है। तो बच्चा ये पैकिटीन कहाँ लिखा है, ये पैकिटीन कहाँ लिखा है, ये पैकिटीन आपका कहाँ लिखा है, आपका प्रश्न 150। और पैकिटीन जो होता है ये आपका लिखा है विकल्प नंबर 3 में। तो यहाँ पर प्रोफेज 1 में बच्चा पैकिटीन में ये सब कुछ होता है। यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज होता है, एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। तो इस तरीके से भाई साहब यहाँ पे 150 में विकल्प बनेगा 3 जाएगा आपका सही जवाब आपके क्वेश्चन नंबर 50 के। तो बच्चा कहीं नहीं जाइएगा, सेशन बने रहिएगा, कुछ ही देर में आपके सामने आने वाले हैं रेस्पेक्टेड सुधीर सर। एंजॉय करिए पूरे सेशन का और देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ हुई। फिर मिलते हैं कभी न कभी अगले सेशन में, तब तक सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, नमस्कार। बेटा आज आप लोगों ने FST 29 का टेस्ट दिया होगा और उम्मीद कर रहे हैं मेरे बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। हिंदी माध्यम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए ठीक बेटा
सिंह सर का जो मिशन है उसको भी आगे बढ़ाते हुए सबको पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको है। ठीक है, तो आइए बेटा एक क्वेश्चन नंबर 151 को देखते हैं। ठीक है, देखिए अमीबा में बेटा ये पहला जो है बेटा रीजन और सर्सन का है बच्चों। ठीक है, अभिकथन और कारण का है। अमीबा में जनन वृद्धि अमीबा में जनन वृद्धि के पर्यायवाची है। अब देखिए बेटा, चूंकि पर्यायवाची इसलिए कहा गया बेटा चूंकि वृद्धि में भी संख्या और बेटा द्रव्यमान बढ़ता है। तो इस जगह अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर ये मान लीजिए कोई अमीबा है और उसने बेटा एक अमीबा से ये 2 अमीबा बच्चों बन गए। ठीक, जो ये 2 अमीबा बने बच्चों, ये जो है बाइनरी फिजन या मैं कहूँगा सूत्री विभाजन होता है उसके द्वारा बने। और जो बाइनरी फिजन होता है, द्विविभाजन जो होता है बेटा, ये एक अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें देखिए अगर एक अमीबा से 2 अमीबा बने तो ये बेटा जो है 2 नंबर बढ़ा, संख्या बढ़ा, तो ये वृद्धि का भाग हो गया। और मैंने कहा बाइनरी फिजन के द्वारा बढ़ा या द्विविभाजन के द्वारा बढ़ा तो बेटा ये जो है रिप्रोडक्शन या जनन हो गया। तो पहली बात अभिकथन सही है। ठीक, जब अमीबा जनन करता है तो ये बहुत सारे नए अमीबा पैदा करता है बाइनरी फिजन द्वारा, और संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। आपसे मैंने अभी बात की बेटा नंबर, संख्या और द्रव्यमान ये वृद्धि के 2 मुख्य लक्षण होते हैं। तो इस जगह पे दोनों सही है, और ये जो है यहाँ पे जो कारण जो दिया गया इसका सही कारण से व्याख्या हो रही है। तो इस जगह 151 का जो क्वेश्चन होगा, ठीक, इसका उत्तर जो जाएगा बच्चों 4 जाएगा। आइए अगला सवाल बच्चों देखते हैं। शुक्राणु को बांधने के लिए ग्राही स्तनधारियों में किस पर उपस्थित होते हैं? बेटा अगर आप देखेंगे बच्चों तो देखिएगा ये बेटा अंडक या ओवम हो गया, इसके चारों तरफ जो होती बेटा परिपीतकी अवकाश कहते हैं या परिपीतक अवकाश कहा जाता है बेटा, पेरीबैटलाइन स्पेस, पीतक अवकाश कहते हैं बेटा। और इसके चारों तरफ एक और लेयर होती है बेटा जो बेटा अकोष की होती है, जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं बच्चों। और जोना पेलुसिडा में बेटा एक खास लक्षण होता है, ये पहले जो होता है स्पर्म उसको तो जाने देता है, अन्य स्पर्म को ये जाने नहीं देता है। ठीक है बेटा, और इसी पे बेटा इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इसके चारों तरफ जो है कोशाएं पाई जाती फॉलिकल की रेडियल मैनर में, और इसको बेटा हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जो है इस तरह चारों तरफ बेटा पाई जाती कोशिकाएं, इन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो 152 का बेटा यहाँ पे देखा जाए तो जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। 152 का जो उत्तर है वो तीसरा होगा। आगे बच्चों, मानव में प्रसव की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? बेटा अगर देखा जाए बेटा तो पहला इन्होंने लिया है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो बेटा एक बेटा जो होते लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं, और इनका जो मुख्य जो रोल होता है या मुख्य जो काम होता है, कई कामों में एक काम मुख्य होता है, ये स्पर्म की गतिशीलता को बढ़ाते हैं बच्चों, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये फैटी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। दूसरा ऑक्सीटोसिन जो है मुक्त होता है, ऑक्सीटोसिन का काम बेटा होता है ये जो है गर्भाशय की पेशियों पे बेटा कार्य करता है, जिसके कारण उनमें संकुचन की अवस्था आती है। तीसरा बेटा होता है प्रोलैक्टिन, बेटा ये नहीं होगा, प्रोलैक्टिन जो है बेटा ये जब जो है पार्टूशन जन्म बच्चे का हो जाता है उस समय प्रोलैक्टिन जो है मिल्क की जो मिल्क ग्रंथियां हैं या मेमरी ग्रंथियां हैं, ठीक है, उनकी वृद्धि जो एल्विलाई होते हैं और मिल्क के श्रावण को प्रेरित करता है। तो उत्तर तो बेटा इस जगह पे तीसरा जाएगा बेटा। 153 का अगर उत्तर देखेंगे तीसरा होगा। ठीक, और तीसरा बच्चों, और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा जो है ये स्रावित होता है
जो कार्पस ल्यूटियम जो एक प्रकार की अगर देखा जाए अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये जो है एंडोमेट्रियम की जो वाल है उसकी मोटाई को जो है ये बनाए रखने में सहायता करता है। तो इस जगह 153 का उत्तर जो तीसरा जाएगा। 154 बेटा देखेंगे, गर्भावस्था के बाद के चरण के दौरान निम्नलिखित में कौन रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। अगर बेटा देखा जाए तो गर्भावस्था जब हो जाती है तो जिस समय बेटा पार्टूशन होने को होता है तो उससे जो है रिलैक्सिन हार्मोन का जो स्रावित होता है वो जो है कार्पस ल्यूटियम करती है। ये कार्पस ल्यूटियम जो है ये गर्भावस्था में रिलैक्सिन जिससे पेल्विक गडिल को बेटा जो है फैलाता है, जिससे आसानी से पार्टूशन होता है। ठीक है, इसके बेटा अगर गर्भाशय की बात बेटा यहाँ पे मैं करता हूँ तो इससे बेटा एचसीजी हार्मोन होता है जिसे ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, एचपीएल हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये इनसे स्रावित होते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल हार्मोन है, इनसे जो होता है बेटा आपको मालूम है ईस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये जो है गर्भाशय की वॉल का रीजनरेशन जो है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इस जगह पे जो होगा 151 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों वो पहला जाएगा। अगला सवाल बच्चों देखते हैं, 155 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। बेटा यहाँ पे देखा जाए ये बेटा स्टेटमेंट का सवाल है मेरे बेटा। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन जिसे शॉर्ट में ICSI इन वाइवो बेटा ये लैब में होता है, और वहां पे बेटा जो ये होता है प्रक्रिया ये इन विट्रो होता है। यहाँ पे विट्रो याद रहेगा बच्चों, याद रखना। जो नॉन लिविंग मीडियम में होगा इन विट्रो है, जो लिविंग मीडियम में होगा इसे इन वीवो कहेंगे। तो पहला कथन तो बेटा गलत हो गया। और ICSI में जो होता है बेटा ये प्रयोगशाला में जो है स्पर्म को सीधे अंडाणु या जो अंडाणु है ओवम में जो है प्रवेश कराया जाता है। दूसरा, बंधता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य संसेचित कर सकने के योग्य नहीं है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जाता है। ये बात सही है बेटा। या बेटा ये भी हो सकता है स्खलित होने पे जो वीर्य है उसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, तब भी बेटा इस तकनीक को जो कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक को उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो सही है। अगर 155 में बेटा हम देखते हैं तो पहला कथन जो गलत है और दूसरा कथन सही है, तो इसका उत्तर जो जाएगा बेटा 155 का जो उत्तर जाएगा बच्चों वो दूसरा जाएगा। बेटा ये मैचिंग का सवाल है बच्चों। ठीक है, हम लोग देखते हैं बच्चों 156 नंबर पे देखिएगा आर्थ्रोपोड में वह कंकाल काइटिन का बना होता है, और काइटिन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेक्राइड है। यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेक्राइड है। ठीक, दूसरा कार्टन तंत्र जो है इस सेलुलोज है जो कि बड़ा ग्लूकोज का जो है बहुलक होता है। तीसरा, रुबिस्को जो है ये रुबिस्को जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम और प्रोटीन होता है बेटा, तो ये इस जगह पे ये तीसरा होगा। एडेनिलिक एसिड जो है बच्चों ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है जो बेस शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। तो इस जगह पे अगर हम 156 को देखेंगे तो पहला उत्तर जाएगा बच्चों, 156 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। बेटा आपको मालूम है एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है पीएच होता है, ऑप्टिमम पीएच पे सबसे अच्छा काम करते हैं। अगर हम इनके ग्राफ को देखते हैं बेटा तो ये बेल शेप्ड होते हैं, और यहाँ पे बेटा ये पीएच के साथ इनकी क्रियाशीलता हो जाएगी। अगर मैं तापमान को बेटा देखता हूँ तो यहाँ पे अगर तापमान लिया गया है बेटा तो इसका भी बेल शेप्ड होता है। और बेटा क्रियाधर सबस्ट्रेट के साथ अगर हम ग्राफ को देखते हैं बेटा तो ये इस तरह से ग्राफ जाता है।
पहले बढ़ता फिर एक समय के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, जिसमें बेटा मिकेलिस कांस्टेंट को भी हम लोग देखते हैं। तो इस जगह पे बेटा 157 में अगर हम देखें बेटा उत्तर चौथा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आएंगे बच्चों। 158 नंबर में बेटा हम देखते हैं, बेटा देखिएगा ग्रैना लैमली में PS1 और PS2 दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रैना लैमली में बेटा नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन या अचक्री फास्फीकरण होता है। ठीक है, चक्री में PS1 PS2 दोनों होते हैं बेटा, चक्री में PS1 नहीं बेटा, PS2 नहीं होता, केवल PS1 होता है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसमें केवल ATP का निर्माण होता है। देखिए तीसरा, तो इसमें जो कथन गलत है, तो कथन तो बेटा इस जगह पे दूसरा हो जाएगा। ATP और NADPH दोनों अचक्री फोटोफॉस्फोरेलेशन में संश्लेषित होती, बात सही है। स्ट्रोमा लैमली में PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित होता है या अभाव होता है, ये बात भी सही है। इसीलिए मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसमें जो है केवल साइक्लिक चलता है और नॉन साइक्लिक या अचक्रीय नहीं चलता है। तो 158 का जो उत्तर जाएगा बेटा इस जगह दूसरा जाएगा। 159 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आवृत बीजी मादा गैमेटोफाइट के निर्माण का बीजांड में सही क्रम क्या है। तो देखेंगे सबसे पहले मेरे बच्चों ध्यान रखो, उसमें गुर बीजाणु मात्र कोशिका होगी, उसमें असूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 4 जो है गुर बीजाणु बनेंगे। उनमें से माइक्रोपाइल की ओर के 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाएंगे, चलाजा की ओर का 1 गुर बीजाणु क्रियाशील रहेगा। उस क्रियाशील बीजाणु में पहले 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके बाद जैसे 3 डिवीजन हो जाएंगे उसमें 8 केंद्रक बन जाएंगे। 8 केंद्रक अवस्था के बाद 6 केंद्रक के चारों ओर कोशाभित्ति बन जाएगी, जिसके कारण बेटा वो जो है 7 कोशी 8 केंद्रकी वाला होगा। इसको बेटा पॉलीगोनल टाइप भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बेटा देखते हैं, तो सबसे पहले गुर बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन C नंबर हो गया, पहला नंबर ये हो गया। दूसरे नंबर पे बेटा जिसमें होंगे 4 बनेंगे, 3 जो है डीजने नष्ट हो जाएंगे, तो दूसरे नंबर पे बेटा ये हो गया। ठीक, फिर बेटा इसमें क्रियाशील बीजाणु लगातार 3 बार मुक्त केंद्र न्यूक्लियर विभाजन करेगा, ये तीसरे नंबर पे हो गया। ठीक, फिर इसके बाद प्रत्येक गुण बीजाणु की ओर 3 न्यूक्लियाई का स्थानांतरण होगा, पोल की ओर होता है बेटा, ये बात भी चौथे नंबर पे ये हो गया। वृत्त का निर्माण जो है होगा, जिसके 7 कोश की और 8 केंद्र की बन जाता है, ये 5वें नंबर पे होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा सबसे पहले है C से ये जा रहा है बेटा, इसे तुरंत बेटा देखिएगा। इस तरह के सवालों में बहुत आसानी होती है बेटा, और उसमें सब नहीं बेटा एक मिल जाए तो तुरंत आंसर देखना चाहिए। 159 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। अगला सवाल बेटा 160 नंबर का देखते हैं बच्चों। देखेंगे अगर इस जगह हम देखें बेटा, ठीक, थायरोकैल्सिटोनिन जो रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है बच्चों, ये जो है ये पैराफॉलिकल्स होती है थायराइड ग्लैंड में, उनके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नर में FSH और एंड्रोजन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता, ये बात भी सही है। ठीक है, थायराइड अतिक्रियता आगे चलकर एड्स का कारण बनती है। एड्स का कारण नहीं बनती बेटा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बनता है। ठीक, जिसे नेत्रोल्धी बेटा हम गलकंड कहते हैं, ये हो जाएगा एक्सोप्थेल्मिक गलकंड। एक्सोप्थेल्मिक गलकंड होगा बच्चों। एडिनल मेडुला से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साबित होता है बेटा, एडिनल मेडुला से नहीं होता है बेटा, कार्टेक्स से होता है। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, कॉर्टेक्स होता है। पैराथायरॉइड हार्मोन पर संचित हो रहे सोडियम आयन को नहीं मेरे बच्चों, कैल्शियम आयन को स्तर को नियंत्रित करते हैं। तो इस जगह 160 में जो उत्तर जाएगा बेटा 160 का उत्तर दूसरा होगा।
बेटा फिर बेटा ये यहाँ पे मैचिंग का एक सवाल आ गया है बच्चों, ठीक है। देखेंगे हाथ की हथेली की अस्थि जो होती है मेरे बच्चों, जानते हो बेटा ये फाइलेंजेस होती हैं बेटा, ठीक है। ये जो है ये कार्पस है, रिस्ट बोन, ये मेटाकार्पस है, ये फाइलेंजेस होती हैं। तो इस जगह पे हम लोग बेटा देखें हथेली की अस्थि जो है, हथेली की अस्थि जो होती है ये मेटाकार्पल होता है बेटा, ठीक। कलाई की जो होती है बेटा ये कार्पल होती हैं, और टखने की जो होती है, टखने की जो अस्थि होती है वो टार्सल होती है। अंगुली को फाइलेंजेस कहते हैं, ठीक है बेटा। इस जगह पे अगर उत्तर देखेंगे तो A2 B3 C4 चौथा उत्तर जाएगा बेटा 161 का जो उत्तर जाएगा मेरे बच्चों चौथा जाएगा। 162 नंबर का बेटा सवाल देखते हैं बेटा, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, देखेंगे D2,4-D डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बेटा एक जो है ऑक्सिन समूह का एक बेटा जो है जो संश्लेषित हार्मोन है, ये प्राकृतिक हार्मोन नहीं होता है। तो एक प्रकार का पीजीआर है बच्चों, एक प्रकार का ऑक्सिन है, उसी परिवार में पाया जाता है बच्चों। यह प्राकृतिक रूप से पौधों में संश्लेषित नहीं होता है, और यह व्यापक तौर पे जो है पादप वृद्ध प्रोत्साहक होता है। तो इस जगह पे मेरे बच्चों ABD, ठीक है। इसका उत्तर 162 का जो उत्तर होगा बेटा वो तीसरा जाएगा। और मेरे बच्चों ध्यान देना, ये एक जो होता है वीड को नष्ट करने वाला है, इसको वीडीसाइड भी कहते हैं, जो बेटा आवश्यक पौधों के साथ अनावश्यक पौधे जो उगाते हैं, ठीक, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो अनावश्यक पौधे जो होते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, इसीलिए इसको वीड किलर के रूप में बेटा उपयोग किया जाता है। तो 162 का जो उत्तर तीसरा जाएगा। आगे बच्चों देखिए इसका पूरा नाम मेरे बच्चों ध्यान देंगे। FAD जो है एक प्रकार से कोएंजाइम की तरह काम लिया जाता है बेटा, ठीक है। फ्लेविन एलेनिन बेटा नहीं होता, एलेनिन तो बेटा जो गलत है बेटा, ये जो है अमीनो एसिड है, ये फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है बच्चों। और ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर का भी काम करता है, कोएंजाइम की तरह भी काम करता है, ठीक। तो फ्लेविन एसिड गलत है बेटा, फ्लेविन एसिटिक डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी गलत है। तो 163 का उत्तर जाएगा बेटा, यहां पे दूसरा उत्तर जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं 164, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन के रूप में होता है। बच्चों देखिएगा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट देखते हैं बच्चों, तो बेटा जो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ये जो है ये परिवहन जो होता है वो 20 से 25% होता है। और ये जो है जो इसको बेटा कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन कहते हैं। और बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के एमीन ग्रुप से जड़ती बेटा, इसलिए बेटा एक एमिनो यहाँ पे उपयोग किया गया है। और बेटा अगर देखा जाए जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें 7% जो है ये CO2 के फॉर्म में जाती है। और बेटा अगर हम देखें 70% तक जो है बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बेटा हीमोग्लोबिन के द्वारा 20 से 25% है बेटा, और प्लाज्मा के द्वारा 7% हो गई बेटा CO2 के फॉर्म में। और वैसे प्लाज्मा के ही द्वारा बेटा ये जो है 70% जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है बच्चों, ठीक है। तो इस जगह पे जो उत्तर होगा बेटा कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन पे क्वेश्चन लिया गया है, तो पहला उत्तर जाएगा 164 का जो उत्तर होगा वो पहला होगा बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता अंतःस्रावी ग्रंथि और इसके हार्मोन के संदर्भ में सही है, ठीक है बच्चों। देखेंगे MSH जो है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की पार्ट्स इंटरमीडिया से साबित होता है, ठीक, ये बात सही है बच्चों, ठीक। दूसरा PTH जो है जो पैराथार्मोन है, ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ना होके पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। ये जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड जिनकी संख्या 4 होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है बेटा, ठीक।
TSH जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी से स्रावित होता है बच्चों। ADH जो है बच्चों आपको मालूम है ये बनता तो है हाइपोथैलेमस में और स्रावित जो होता है बेटा ये पश्च पिट्यूटरी के द्वारा होता है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पे बेटा हमको सही बातें देखनी है। तो ACD उत्तर जा रहा है बेटा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 165 का उत्तर जो है वो दूसरा हो जाएगा। 166 नंबर में बेटा देखते हैं बेटा, ठीक है, देखेंगे कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता, बिल्कुल सही है। और इस प्रक्रिया में कोशिका का विभाजन होता है। मेरे बच्चों कोशा सिद्धांत बेटा स्लाइडेन और स्वान ने दिया था बेटा, ठीक। और ये जो 1838 और 39 में दिया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कोशिका विभाजन जीवधारी के वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है। ये बात भी, चूंकि जहां पे कोशिका नष्ट होती है रीजनरेशन के लिए, वहां पे कोशिका का विभाजन जो है वो सूत्री विभाजन होता है। तो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो दोनों कथन सही जा रहे हैं बेटा। तो 166 का जो उत्तर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अगला सवाल बेटा देखते हैं। यहाँ फिर बेटा दिया गया है निम्नलिखित में दो कथन दिए गए, एक अभिकथन ए से और दूसरा कारण आर से लेबल्ड है। समसूत्री विभाजन को सम विभाजन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बेटा। अगर किसी में कोशा में मान लीजिए ये जो है इसमें 2n बराबर 16 क्रोमोसोम है, तो अगर ये बेटा दो समसूत्री विभाजन करेगा तो इससे दो कोशिकाएं बनेंगी और दोनों में ही बेटा 16 को बेटा जो है क्रोमोसोम बनेंगे। तो आप देख सकते हो पेरेंटल और डॉटर मतलब पितृ और बेटा पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की नंबर में कोई भी अंतर नहीं होता है, इसीलिए बेटा इसे हम सम विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन जनक बेटा क्रोमोसोम संख्या बराबर, इसी को मैंने बेटा अभी आपसे उदाहरण लेके समझाया है बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो 167 में जो है बेटा अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो दिया गया है वो भी उसका सही दिया गया है। तो इस जगह पे अगर हम देखें बेटा तो 167 का उत्तर 4 जाएगा। 167 का उत्तर चौथा होगा। आगे बच्चों देखें 168 नंबर में बेटा सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिएगा अंतस्थ त्वचा के अंदर की और सारे ऊतक जैसे परिरंभ, ठीक, संवहन ऊतक पित्त मिलकर बनाते हैं। बेटा अगर आप देखो अगर ये इंडोडर्मिस है जिसे हम बेटा अंतस्थ त्वचा कहते हैं, इसके अंदर के पार्ट मान लीजिए वैस्कुलर बंडल हो गया बेटा, ये जो है वैस्कुलर बंडल है, मान लीजिए रूट का लिया गया है, ठीक। तो ये हो गई बेटा पहली, ये हो गई परिरंभ, परिरंभ हो गया बेटा, ये हो गया संवहन ऊतक, संवहन ऊतक हो गया बच्चों, और ये हो गया पित्त हो गया, पित्त हो गया, ठीक। और यहाँ पे अगर रूट है तो ये कंजंक्टिव टिश्यू भी आते हैं। तो ये सब मिलके बेटा स्टील बनाते हैं, स्टील, ठीक। तो स्टील के अंदर बेटा देखा जाए सबसे बाहरी परत जो हो गई परिरंभ जिसे पेरिसाइकिल कहते हैं। इनके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, और अगर रूट की केस है तो कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर जो जाएगा 168 का जो उत्तर जाएगा बेटा दूसरा जाएगा। कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती मेरे बच्चों, ये जो है इंडोडर्मिस में ये सुबेरिन की होती हैं, इन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैस्पेरिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, और ये जो है पानी के लिए इम्परमेबल होती हैं बेटा, ठीक। कंजंक्टिव टिश्यू जो है जो बेटा जाइलम और फ्लोएम को जोड़ता है उसे हम कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं, और जो कॉर्टेक्स की लेयर पाई जाती है उसे हम कॉर्टिकल लेयर कहते हैं, कॉर्टिकल परत कहते हैं बच्चों। तो इस जगह 168 का जो उत्तर जाएगा बेटा दूसरा जाएगा। 169 बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है, ठीक बच्चों। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके देखता हूँ, सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और ये इस तरह से फोल्ड होता है कि ये जो है न्यूरॉन को ज्यादा से ज्यादा जगह दे सके, सेरिबेलम है। पोन्स जो है ये भी मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, और इसमें श्वसन के केंद्र से संबंधित जो केंद्र पाए जाते हैं,
ठीक है बच्चों। हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, ये जो है मुख्य रूप से सुपर मास्टर की तरह या मास्टर क्लॉक की तरह काम करता है। और कार्पस दो उत्तर तो बेटा 169 का तीसरा हो जाएगा। और कार्पस कैलोसम जो होता है बेटा, ये दो के जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है, जो कि मैमल का या स्तनधारियों का मुख्य लक्षण होता है। ठीक, तो एक इस जगह पे 169 169 का जो है तीसरा उत्तर जाएगा। 170 नंबर का सवाल बेटा देखते हैं। कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन अबंध के ऑक्सीकरण होने पर मुक्त होता है। बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो होना सांस या रेस्पिरेशन कहलाता है। बिल्कुल सही है बेटा। चाहे ग्लूकोज हो, चाहे बेटा ग्लूकोज के मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इनके कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बेटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। श्वसनीय प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे क्रियाधर पदार्थ या क्रियाधर कहते हैं, श्वसनीय क्रियाधर कहते हैं। तो इसमें देखा जाए दोनों ही बातें सही जा रही हैं। तो 170 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। 171 बेटा, 171 में बेटा हम देखेंगे यहाँ पे फिर मैचिंग का दिया गया है बच्चों। अगर यहाँ पे देखिए एक तेंदुआ और एक शेर जंगल घास के मैदान में है बेटा, देखिए जब एक ही है इसमें देखिए एक ही नेचर के हैं, दोनों ही बेटा मांसाहारी हैं। और ये इनका जो मेन जो है, जब बेटा किसी भी प्रे का और प्रेडेटर का प्रे एक ही होता है तो उनमें आपस में कंपटीशन होता है। तो इस जगह पे बेटा ये स्पर्धा का उदाहरण हो जाएगा। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बेटा ये देखा जाए तो ब्रूड पैरासिटिज्म है, क्योंकि बेटा इसमें जो है जो कोयल के जो अंडे होते हैं बेटा साइज कलर जो है और शेप में वो है कौवे के अंडों की तरह है, और तो कौवा उसको बेटा डिफ्रेंशिएट नहीं, विभिन्न अलग नहीं कर पाता है, और वो बेटा उसको ही बेटा पालता रहता है। तो एक प्रकार से ये देखा जाए घोंसला परजीविता है या ब्रूड पैरासिटिज्म है। माइकोराइजा में कवक और एक उच्च पौधे की जड़ होती है। ये सहपकारिता है या बड़ा मैं सिम्बियोटिक या म्यूचुअलिज्म कह सकता हूँ। ठीक है बेटा, और ये उच्च पौधों में मेरे बच्चों या तो जिम्नोस्पर्म का हो सकता है या फिर एंजियोस्पर्म का हो सकता है। ठीक है, मैदान में बगुला और एक पशु जो है ये कॉमेंसलिज्म होते हैं। ठीक, ये बात भी सही है। ठीक बच्चों, तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ है। तो उत्तर जो जाएगा बेटा यहाँ पे वो तीसरा जाएगा। 171 का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा। बच्चों दिए गए चित्रों के लिए सही अनुरूपता का चयन करें। ठीक है, आप पहले इनको प्लांट को पहचाने बेटा। ये जो है वॉलवॉक्स है, ये लैमिनेरिया है, भूरी शैवाल, ये सिलेजिनेला है, ठीक, और ये जो है गिंगो है, जिम्नोस्पर्म होता है। बेटा आप देखते हो बेटा ये एक ग्रीन एल्गी हो गई, ये ब्राउन भूरी शैवाल हो गई, ये टेरिडोफाइट हो गया। ठीक, और ये जो है जिम्नोस्पर्म हो गया, मतलब एल्गी, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पे हम लोग बेटा देखना है ए चलनशील नर युग्मक और स्थिर मादा युग्मक का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा आपको मालूम वॉल्वक्स में ऊगैमस टाइप का जो है लैंगिक जनन होता है, जिसमें मेल गैमिट चलनशील होता है, फीमेल गैमिट जो है जो स्थिर होता है बड़ा भी होता है, मेल गैमिट जो है छोटा होता है। ठीक, भोजन के भी जो है लैमिनेरिया है और भी इसके साथ भूरी शैवाल में भोजन के रूप में उपयोग की जाती है बच्चों। ठीक है, जो है यहाँ पे और लार्जेस्ट एल्गी में ये लैमिनेरिया आती है बच्चों। तीसरा दो प्रकार के बीजाणु का निर्माण करता है, जो ये एक है विषम बीजोड़की होता है, हेट्रोस्पोरस होता है सिलेजिनेला। ठीक है बेटा, डी नंबर पे देखेंगे नर और मादा गैमेट स्वतंत्र जीवी अस्तित्व का बेटा जो है इनमें जो है बेटा देखिए गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट पे जो है निर्भर रहता है, तो ये डी नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म दोनों में ये घटनाक्रम होता है। तो ए बी सी अगर देखा जाए 3 सही जा रहे हैं बच्चों।
तो 172 का जो उत्तर जाएगा बेटा तीसरा जाना चाहिए, जाएगा बेटा पहला दूसरा तीसरा। तो 172 का जो उत्तर हो जाएगा बेटा वो तीसरा होगा। 173 बेटा देखें, क्लोरेला के लिए सही कथनों का चयन करें। क्लोरेला में अगर हम देखें बेटा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों एक कोष की होते हैं, बात बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है, चूंकि ये एक कोष की सवाल होती बच्चों और हरी सवाल है, ठीक। दूसरा बेटा गैमेटोफाइट बहुकोष की होता है लेकिन स्पोरोफाइट एक कोष की, बिल्कुल गलत है बच्चों। यहां तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, ये बात भी सही है बच्चों। दो जगत वर्गीकरण के अनुसार यह प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, बड़ा नहीं 5 जगत होगा, 5 जगत, ये बात भी गलत हो गई, बड़ा ध्यान रखना। 2 जगत में ये प्लांटी में रखा गया है और 5 जो किंगडम है उसमें ये प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो इस जगह पे ACD उत्तर पहला सही जाएगा। 173 का जो उत्तर होगा बेटा पहला होगा। 174 बेटा देखते हैं यहाँ पे, पैरेंकाइमा किसी अंग के अंदर प्रमुख अवयव का निर्माण करता है। बड़ा पैरेंकाइमा जो है बच्चों आपको मालूम है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। पैरेंकाइमा जो है सभी बेटा जो एक प्रकार से यूनिवर्सल टिश्यू है और ये सभी चीजों में भाग लेता है और सभी बेटा अगर ग्रीन में है तो बेटा ये ग्रीन है तो उसमें बेटा ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। कॉलेंकाइमा हरित लवक बेटा जो सॉफ्ट टिश्यू है उनमें भी बेटा जो सॉफ्ट जो होते हैं स्टेम उनमें कॉलेंकाइमा हरित लवक युक्त होता है। स्क्लेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण करता है, बिल्कुल गलत बच्चों। स्क्लेरेंकाइमा जो है बच्चों ये डेड सेल होती है और इसमें प्रकाश क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो 174 का जो है बेटा उत्तर तो जाएगा तीसरा। हम लोग चौथा, जाइलम कुछ अवयव सजीव हैं, बेटा ध्यान दो, जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं। वेजस ये नॉन लिविंग है, ट्रैकेट्स नॉन लिविंग है, जाइलम फाइबर नॉन लिविंग है, लेकिन जाइलम पैरेंकाइमा जो है ये जीवित होता है, तो इसमें कुछ अवयव सजीव होते हैं। 174 का उत्तर तीसरा जाएगा। 175 बेटा देखते हैं बच्चों, अल्प विकसित संरचना, ठीक, स्टोमोकॉर्ड, ठीक, बिल्कुल सही है बच्चों। जल संवहन तंत्र स्टोमोकॉर्ड जो है बेटा जैसे बेटा ये बैलोनोग्लॉसस हेमिकॉर्डेट में पाया जाता है। जल संवहन तंत्र भोजन को पकड़ना और परिवहन, ये जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम बेटा जो है ये जो आपको मालूम है इकाइनोडर्मेटा होता है उसमें पाया जाता है। उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्रंथि है, बात सही है, लेकिन बेटा ये जो है तारा मछली में ना होके बेटा ये जो है ग्रीन ग्लैंड जो है ये झींगा मछली में पाई जाती है, क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। झींगा या क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोड में पाई जाती है, सियन आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, ठीक बच्चों। पॉलीफेगस जो है लोकस्ट होता है, बात सही है। तो 175 का जो उत्तर जाएगा बेटा इस जगह तीसरा जाएगा, गलत अनुरूपता में अगर देखेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बेटा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में सत्य है। अगर हम यहाँ पे बेटा देखेंगे यह एक प्रोकैरियोट सही है, यह यूकैरियोट गलत है बच्चों, यह एक बहुकोशिकीय ये भी गलत है चूंकि मोनेरेंस होता है, ठीक, यह एक प्रकार का वायरस नहीं बेटा प्रोकैरियोट है बेटा, सबसे छोटी कोसा होती है और इसमें कोसा भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। इनमें जो है बेटा आपको मालूम है जो कोसा कला पाई जाती है जिसमें 3 लेयर होती हैं, तो इस जगह पे जो है 176 का जो उत्तर ए जाएगा, तो तीसरा जाएगा केवल ए। 176 का जो है ए जाएगा, या ए मतलब पहला ए हो गया, पहला हो गया, और इस जगह पे तीसरे नंबर पे उत्तर होगा केवल ए, और उत्तर जो होगा 176 का तीसरा होगा। क्रेंज एनाटॉमी में क्रेंज का क्या मतलब होता है।
अगर हम बेटा क्रेंज एनाटॉमी देखते हैं तो क्रेंज का मतलब जो होता है बेटा इसमें एक छल्ला या घेरा होता है जो कि C4 पौधों का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पत्तियों की व्यवस्था नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्राहक की तरह ये भी नहीं होगा, अभिक्रिया का प्रकार भी नहीं होता है। ठीक है, क्रेंज एनाटॉमी में बेटा ग्रेनल और एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक, और उनको जो है बंडल शीथ जो है, जो इसमें वैस्कुलर बंडल है, उनको बंडल शीथ जो है कई लेयर की घेरे रहती है, जो कि एक छल्ला या जो है वो घेरा की तरह है। तो 100 ये जो है करेक्टर C4 पौधों का होता है, C4 पौधों में पाया जाता है। 177 का जो उत्तर होगा वो पहला जाएगा। नाइट्रोजनस बेस का चयन करें बच्चों। देखिए बेटा, अगर बेटा ध्यान दो, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं बेटा एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, पायरिमिडिन जो होते हैं थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। अब एडेनिन हो गया तो ये एडेनिन नाइट्रोजन बेस हो गया, एलेनिन नहीं होगा बच्चों। ठीक, साइटोसिन जो है बेटा ये नाइट्रोजन बेस होता है, सिस्टीन अमीनो एसिड होती है, और ग्वानिन जो है बेटा ये नाइट्रोजन बेस होता है। तो ए, सी और ई, ACE देखा जाए। ठीक, तो इस जगह पे उत्तर जाएगा, पहला जाएगा। 178 का जो उत्तर होगा मेरे बच्चों वो ठीक है, वो पहला होगा। 178 का उत्तर पहला जाएगा। पपीते के पादप में स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों अवरोधित होते हैं। बच्चों देखोगे, अगर हम यहाँ पे कोई पपीता जो होता है बेटा उसमें यूनिसेक्सुअल एक जो है एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो हो गया, एक जो हो गया ये नर पपीता हो गया और ये मादा पपीता हो गई। तो बेटा देखिए इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, प्लांट भी अलग हो रहा है और पुष्प भी अलग हो रहा है। तो इस जगह पे ना उनमें बच्चों जो होगी स्वयुग्मन होगा और ना ही उनमें बेटा सजात पुष्पी परागण होगा, जिसे जीटनोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे कथन जो है सही है, कारण पपीते में पुष्प और पादप दोनों एक लिंगी होते हैं। बात बिल्कुल सही है। ये जो होगा पुष्प भी हो गया एक लिंगी और पादप भी हो गया, पुष्प भी हो गया एक लिंगी और पादप भी हो गया। तो इस जगह पे देखा जाए तो दोनों जो है अलग अलग होते हैं। तो इस जगह ए और आर सही है, आर सही की व्याख्या है। 179 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा जाएगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। बेटा देखिएगा, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिट पेप्टाइड जो होता है ये जठर आंतरी पथ से में स्रावित होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है। बात सही बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। TCT जो है ये थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, थाइमस ग्लैंड से नहीं बेटा, ये थायराइड ग्लैंड से होता है। ग्रंथि से स्रावित होता है बेटा, थाइमस से नहीं। तो इस जगह जो है गलत अनुरूपता का अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा उत्तर जाएगा। ठीक, 180 का उत्तर जो है तीसरा रहेगा। और जो बेटा एराइथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो बेटा RBC के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिसे हम एराइथ्रोपोइसिस कहते हैं, ये जो है वृक्क की जेजी से स्रावित करती हैं। ठीक है बेटा, तो इस जगह पे उत्तर 180 का तीसरा होगा। एक 181 नंबर का सवाल देखते हैं बच्चों। स्तनधारियों में स्तन ग्रंथि की क्या भूमिका होती है? तो देखें, अगर हम यहाँ पे देखें स्तनधारियों में स्तन ग्रंथि की जो मुख्य भूमिका जो है वो जो होती है नवजात को पोषण देना होता है। ठीक, उत्सर्गी अंग नहीं है बेटा, क्योंकि ये ठीक पाचक ग्रंथि भी नहीं है और बहुत सारे हार्मोन का संश्लेषण भी नहीं है। तो 181 का जो उत्तर जाएगा बच्चों ये पहला होगा। और स्तन ग्रंथियां जो है बेटा वो ग्लैंड और जो है फैटी टिश्यू की बनी होती हैं, जो कि मिल्क का स्रावण करती हैं। और मिल्क जो है इनमें
जो है इनके एल्विलाई में स्रावित होता है, स्टोर होता है, और लैक्टिफरस ग्लैंड के द्वारा जो स्तन के द्वारा जो है उनके जो जीव हैं वो बच्चे हैं उससे सक करके उससे प्राप्त करते हैं, और जो कि एक देखा जाए पूर्ण रूप से पोषक तत्व होता है जीवों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो 181 का जो उत्तर जाएगा बेटा पहला जाएगा। बच्चों इसको देखेंगे, देखिए जब लार्वा है तो जो विकास अप्रत्यक्ष होगा, अगर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी तो विकास जो होगा प्रत्यक्ष होगा। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। मेंढक में अगर आप देखिए टैडपोल लार्वा है तो विकास अप्रत्यक्ष होगा, हमें गलत अनुरूपता का चयन करना है बेटा। कबूतर में जो है बेटा लार्वा नहीं पाया जाता है तो विकास इसका प्रत्यक्ष होगा, ये गलत हो गया। बंदर में लार्वा नहीं होता तो विकास इसका प्रत्यक्ष होगा, सही हो गया बेटा। फीता क्रम में ज्वाला कोशिका परासरण नियंत्रण में सहायता करती हैं, ये बात भी सही है। तो 182 का जो उत्तर जाएगा मेरे बेटा वो दूसरा जाएगा। आगे सवाल देखते हैं बच्चों। स्टेटमेंट का है, नीचे दिए गए दो कथन हैं। खुले परिसंचरण तंत्र के प्रकार में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें जो डूबे रहते हैं उस जिसमें रक्त पाया जाता है उसको बेटा हम लोग साइनस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है खुला परिसंचरण तंत्र बेटा आपको मालूम है मुख्य रूप से ये जो है आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और मोलस्का में पाया जाता है, और भी जंतु पाया जाता है, लेकिन ये उसमें मुख्य रूप से यही फाइलम है। बंद परिसंचरण तंत्र के प्रकार में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जिनको हम धमनी, शिरा और केशिकाएं कहते हैं, ये बात भी सही है। तो बेटा यहाँ पे जो देखा जाए दोनों ही कथन सही जा रहे हैं, तो दोनों कथन सही देखने के लिए बेटा एक चौथा उत्तर जाएगा। 183 का जो उत्तर होगा बेटा वो चौथा होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों 184 नंबर का। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से किसमें फलन काय का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, एस्कोमाइसिटीज जो है जो कि बेटा जिसमें बाइन्यूक्लिएट डाइकैरियोन अवस्था पाई जाती, इसमें बेटा देखा जाए तो फलन काय पाया जाता है। इस फलन काय को एस्कोकार्प कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं, जिनमें बच्चों एस्कोस मदर सेल होती है और एस्कस मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से एस्कोस्पोर बनते हैं जो कि एक लैंगिक स्पोर होते हैं। दूसरा बेटा बेसिडियोमाइसिटीज है। बेसिडियोमाइसिटीज जो है बेटा ये इसमें जो निर्माण होता है फलन उसे बेसिडियोकार्प कहते हैं, बेसिडियोकार्प कहते हैं बेटा। ठीक, ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई होती बेटा, इसमें फलन काय नहीं पाया जाता है। अब अवपंक कवक जो है बेटा इनमें भी फलन काय पाया जाता है, और ये फलन काय जो है बेटा अनुकूल स्थितियों में बेटा प्लाज्मोडियम बनता है, और उन्हीं से बेटा जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उसमें फलन काय बनता है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम जो है फलन काय का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो ए, बी और डी, ए, बी, डी इनमें फलन काय का निर्माण होता है। 184 का उत्तर जो जाएगा बेटा दूसरा जाएगा। आर्की बैक्टीरिया के लिए सही विकल्प का चयन करें बेटा। देखिएगा आर्की बैक्टीरिया जो एक प्रिमिटिव है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, एक कोशिकी होते हैं बेटा। ठीक है, जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इनमें मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ये मेथेन का निर्माण करता है, और ये चाहे बेटा उच्च पीएच का हो, ठीक है, या उच्च तापमान हो, या ठीक है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सांद्रता नमक की हो, उन परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है
चूंकि बेटा इसमें क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो इस जगह पे उत्तर जो हो जाएगा पहला जाएगा। 185 का जो उत्तर होगा बेटा पहला जाएगा। वृद्धि के दीर्घीकरण चरण में कोशिकाओं की विशिष्टताएं हैं। ठीक, अब यहाँ पे बेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखिएगा अगर दीर्घीकरण की बात की जाती बच्चों, तो उसमें बच्चों देखिएगा कोई भी सेल है, अगर मान लीजिए उसमें दीर्घीकरण होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस, तो उसमें सबसे पहले जो है वैक्यूलाइजेशन हो गया, वैक्यूल बनेगा, न्यूक्लियस एक किनारे की ओर चला जाएगा कि कोसा, ये वैक्यूल बन गया, ठीक, केंद्रिका बनती है या वैक्यूल कहेंगे। ठीक बच्चों, और इनमें जो है कोसा का विशालीकरण, इलॉन्गेशन हो जाता है बेटा, विशालीकरण होता है। और बेटा नौ जो है इसमें अलग अलग केमिकल पैक्टिन, सुबेरिन, उनका भी डिपोजिशन हो जाता है। तो इस जगह पे अगर देखा जाए विशालीकरण मतलब इलॉन्गेशन, कोष, नौ कोष का भित्तिकरण निक्षेपण भी होता है, इसी को बेटा हम बेटा दीर्घीकरण कहते हैं। तो इस जगह पे 186 का जो उत्तर जाएगा बेटा, ठीक, वो चौथा जाएगा। और बेटा एक बार अगर कभी प्रेशर पे क्वेश्चन जाए तो टर्गर प्रेशर जो है कोशिका के इलॉन्गीकरण में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, C4 पादपों के बंडल शीत कोशिकाओं में क्या होता है? देखिए C4 पौधों के अगर मीजोफिल है, ठीक, तो और बंडल शीत है, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो है कार्बन का फिक्सेशन जो है पहले 4 कार्बन का जो होता है वो पहले मीजोफिल में होता है, जिसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, और पेप जो होता है वो CO2 का एक्सेप्टर होता है, अब पेपकेज एंजाइम होता है। लेकिन जब वो जो है जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है वो बेटा जो ट्रांसपोर्ट होके बंडल शीत में जाता है, बंडल शीत में बच्चों वहां पे उसका जो है डिकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे CO2 निकल जाती है, और जब CO2 निकल जाती है तो उससे CO2 निकल गई बेटा, और इस CO2 को रुबिस्को ने ले लिया, और इससे जो बना बच्चों वो पायरविक एसिड बना। वो बनेगा पायरविक एसिड, CH3COCOH बनेगा। ठीक है, और अब जब पायरविक एसिड बना बेटा ये तो फिर रीजनरेट होके चला जाएगा जो है मीजोफिल सेल्स में, और यहाँ पे कैल्विन चक्र चलेगा, जब ये रुबिस्को CO2 को ग्रहण करेगी और इससे जाके ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6। तो और बेटा ध्यान, तो इस जगह भी तीनों ही प्रक्रम जो है C4 की बंडल शीत में या शीत कोशिकाओं में पाया जाता है। तो उत्तर 187 का जो जाएगा चौथा जाएगा बच्चों। और ये भी याद रखना है बेटा, बंडल शीत की कोशिकाएं जो हैं ये CO2 के लिए इम्परवियस होती हैं। ठीक है, और इसीलिए इनमें बेटा जो इम्परवियस है यहाँ पे इन पौधों में फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बच्चों, प्रेरक तंत्रिक और पेशी कोशिका के सार्कोलेमा के बीच संधि को क्या कहते हैं? बच्चों अगर देखा जाए तो इसको हम लोग जो कहते हैं प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, मतलब जो पेशी की कला होती है और बेटा नर्व कोशिका की कला होती, ये मिलके जो है बेटा जिसे हम प्रेरक अंत पट्टिका कहते हैं। एक उत्तर तो 188 का मेरे बच्चों दूसरा जाएगा। ए पट्टी वो है जहां मायोसिन पाई जाती बेटा, प्रोटीन होती पेशी की, मायोसिन पाई जाती। आई पट्टी है जहां पे एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस जगह पे जो है 188 का उत्तर बेटा दूसरा जाएगा। एक्स और वाई की क्रमशः पहचान करें। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर देखा जाए इस सवाल में तो उन्होंने जो है कोशिका विभाजन की जो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक बेटा इंटरफेज होती है, दूसरी एम फेज होती है। इंटरफेज में आपको मालूम बेटा क्रोमोसोम का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन उसके क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। और इंटरफेज की जो 3 अवस्थाएं हैं बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, G1, S और G2, और जो डीएनए का जो डुप्लीकेशन जो होता है वो बेटा एस फेज में होता है। तो इस जगह पे बेटा 46 होगा और इस जगह पे 46 46 होगा।
चूंकि बेटा इंटरफेज में कोई क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, बस जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो 189 का जो उत्तर जाएगा मेरे बेटा वो दूसरा जाएगा। सीलिया में कितने रेडियल स्पोक होते हैं? ठीक है बच्चों, सीलिया में कितने जो है रेडियल स्पोक होते हैं? यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे बच्चों तो सीलिया में अगर देखा जाए उसके टीएस काटा जाता है तो ये जो होते हैं ये जो हो गए पेरीफेरल जो हैं, इन्हें हम पर्दी सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं और इनके जो है ये 9 पेयर होती हैं। ठीक बच्चों, ये 9 पेयर 5 इस तरह, और ये सेंट्रल शीथ है बच्चों और यहाँ पे ये पाई जाती हैं और इनसे जुड़े हुए बेटा ये रेडियल स्पोक होते हैं और रेडियल स्पोक की संख्या जो होती है बेटा वो 9 होती है। ठीक है बेटा, अगर हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये जो है डॉपलेट्स को घेरे रहते हैं, सेंट्रल शीथ जो सिगलेट को घेरे रहते हैं। ठीक, और ये रेडियल स्पोक है तो इनकी संख्या जो हो जाएगी 9 होगी। तो 190 का उत्तर बेटा 2 जाएगा। और बच्चों ध्यान रखना, लेकिन डॉपलेट्स की संख्या जो है ये 18 होगी, इनकी संख्या 18 होगी। ठीक है, सिगलेट की संख्या 2 होगी। ठीक बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सेंट्रियोल लेता तो वहां पेरीफेरल जो होते हैं इसको वो ट्रिपलेट्स पाए जाते हैं तो उनकी बेटा संख्या 27 होगी। आपको याद रखना, ठीक है, कि रेडियल स्पोक्स की संख्या 9 होगी बेटा, ये 9 होंगी। ठीक, और डॉपलेट की संख्या 18 होगी। अगर सेंट्रियोल के कंडीशन लिया जाएगा तो उसमें जो पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स होते ट्रिपलेट होते तब संख्या 27 होती है बच्चों। तो इस जगह पे 190 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। गाइनेसियम, अंडाशय, एंजियोस्पर्म बिल्कुल सही है। जो गाइनेसियम की यूनिट बेटा कार्पेल है, कार्पेल में अंडाशय, और ये जो बेटा जो है जो अंडाशय जो है मुख्य लक्षण जो है ये एंजियोस्पर्म का है। ये देखा जाए तो एंडोसियम अटैच टू पेरियंथ है, आसंजन है, लिली में पाया था, ये लिलिएसी फैमिली का लक्षण है। ठीक है, तो और कैलिक्स जो है ससंजन गैमोसेपेलस कहते हैं बेटा। ठीक, तो और इसे जो कहें करोला है तो इसे गैमोपेटेलस कहेंगे। तो इस जगह पे अगर देखा जाए तो दोनों ही बातें गलत आ रही हैं, तो ए और बी सही आ रहा है। 191 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। कितनी पौधे की जातियां पूरे विश्व में पारंपरिक औषधियों में उपयोग होता है? ठीक बच्चों, ये बेटा आपको याद करने वाला है सवाल। ठीक है, अगर पारंपरिक औषधियों की बात की जाती है तो जैव विविधता के संवर्धन जो होता है, जो संकीर्ण संवर्धन है, उसमें यह दिया गया है कि जो है पारंपरिक औषधियां जो है लगभग जो है 25,000 पौधों से प्राप्त होती हैं। तो इस जगह बेटा 192 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो तीसरा जाएगा। लेकिन बेटा एक और डाटा यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, 20,000 जो है ये जो है बेटा ये अधिपादप के लिए है। अधिपादप की जो जातियां हैं एपीफाइट्स की, अधिपादप की जो जातियां होती हैं बेटा वो लगभग 20,000 से ज्यादा होती हैं। तो अधिपादप आए तो 20,000 याद रखिएगा और बेटा पारंपरिक औषधियों के लिए 25,000 याद रखना है। ठीक है, 193 नंबर का बेटा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ प्राणियों के वृक्कों की अधात्री में अपेक्षित परासारता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। बिल्कुल सही बात बेटा। ठीक है बेटा, आपको मालूम है ये यूरिया जो है ये असेंडिंग हेने लूप के और पिछले भाग से निकल के बेटा कॉर्टेक्स जो है कि किडनी के अधात्री में जाती है। ठीक, यूरियोटिलिक प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। बेटा देखिए, जो सारी जो कोशिकाएं हैं बेटा उनमें प्रोटीन के पदार्थों से उनमें अमोनिया बनती है। अमोनिया बेटा ये जो है लीवर में जाके इसमें एक विशेष चक्र के द्वारा यूरिया बनाती है। अभी यूरिया जो है किडनी में जाके यूरिन का निर्माण करके शरीर से बाहर मिक्टुरेशन प्रक्रिया के द्वारा या पसीने के द्वारा बाहर कर दी जाती है या सलाइवा के द्वारा बाहर कर दी जाती है।
ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो इस जगह पे 193 का जो उत्तर जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। व्यापक रूप से एड्स के लिए नैदानिक परीक्षण है। बेटा देखिए, अगर एड्स के परीक्षण किया जाता है बच्चों तो टीएलसी जो है नहीं होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है बेटा, ठीक है, ठीक, एसजीपीटी भी नहीं होगा, और बेटा विडाल टेस्ट भी नहीं होगा। विडाल जो टेस्ट होता है बेटा ये टाइफाइड के लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। और आपको मालूम टाइफाइड जो हमारी जो आंत की एक प्रकार से बीमारी है जिसमें बुखार लंबे समय तक बना रहता है, लगभग 39-40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, ठीक है बच्चों। और एलिजा जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज का इंटरेक्शन है, दो प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उसमें जो एंजाइम जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का हम उपयोग करते हैं और इसी के परीक्षण का बेटा उपयोग हम एड्स में करते हैं। तो 194 का उत्तर जो जाएगा ये चौथा जाएगा। 195 बेटा देखते हैं, ठीक बेटा, ये याद करने वाला है। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉट स्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम हैं और इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है तथा इन हॉट स्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। तो इस जगह पे 195 का जो उत्तर होगा बेटा वो पहला जाएगा। जातियां जो एक विशेष क्षेत्र के लिए जानी जाती है और कहीं नहीं पाई जाती हैं बेटा, उन जातियों को बेटा हम जो स्थानिक कहते हैं, जैसे हॉट स्पॉट में, और इसी को बेटा हम एंडेमिक कहते हैं। तो पहला हो गया। जो बहुत कम जातियां पाई जाती हैं उनको बेटा दुर्लभ जातियां कहते हैं, और जिन जातियों का किसी इकोसिस्टम में प्रभाव पड़ता है, जिनकी प्रभाव से इकोसिस्टम में जो है वो बैलेंस बदल सकता है, उन जातियों को हम मूल तत्व जाति की स्टोन जाति कहते हैं। और जो बेटा किसी हैबिटेट में नए हैबिटेट से लाई जाती, बाहर से जातियां लाई जाती हैं, उनको हम विदेशी कहते हैं। तो इस जगह पे 196 का जो उत्तर जाएगा वो पहला जाएगा। अगला बेटा देखते हैं। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्संद की अपेक्षा कितने गुना सांद्र मूत्र विसर्जित करते हैं? बेटा आपको सीधे याद कर लेना बेटा, जो हमारा जो फिल्ट्रेट होता है वो जो है वो जो टोटल जो बनता है जो जीएफआर में उसका 99 पॉइंट समथिंग वो रिअब्जॉर्ब हो जाता है बेटा। एनसीईआरटी 99 दिया गया है और उसका जो है वो कंसंट्रेशन जो है उसका 4 गुना होता है, 4 गुना तक होता है। तो 157 का उत्तर जो जाएगा बेटा वो दूसरा जाएगा। काकरोच का सिर कितने खंड से मिलकर बना होता है? अगर बेटा काकरोच का देखा जाए तो उसके सिर में 6 खंड होते हैं, ये सिर हो गया, ठीक। वक्ष आएगा, वक्ष में 3 खंड होंगे, ठीक है। और उदर भाग है, उदर में जो है बेटा भ्रूणी अवस्था में 11 होंगे और जो मैच्योर हो जाएगा तो 10 खंड होते हैं। तो इस जगह पे बेटा अगर देखा जाए तो ये उत्तर 198 का बेटा पहला जाएगा और ये उदर में खंड की संख्या जो होगी 10 होगी, ठीक है। आगे आएंगे बच्चों। आसपास की कोशिकाएं किस जंक्शन के द्वारा कम्युनिकेशन करती हैं? अगर बेटा हम यहाँ पे देखते हैं तो टाइट जंक्शन जो होता है ये पदार्थों के ऊतक से निकलने को रोकता है, ठीक। जैसे हमारी यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो यूरिन भरा रहता है तो वो कहीं लीकेज ना हो जाए, उस जगह पे जंक्शन जो होंगे टाइट जंक्शन होंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन के लिए बेटा गैप जंक्शन होगा। 199 का जो उत्तर होगा बेटा ये दूसरा होगा। एडेरिंग जंक्शन जो ये सीमेंट की तरह काम करेगा, सीमेंट की तरह काम जो करता है एडेरिंग करता है, और दो बोन टू बोन को बेटा जोड़ने का काम जो है ये लिगामेंट करता है। एक शॉर्ट भाषा में इसे हम बल्ब के रूप में कह सकते हैं। तो 199 का जो उत्तर जाएगा बेटा दूसरा जाएगा। अपूर्ण द्विसंचरण पाया जाता है। बच्चों ध्यान देखो बेटा, देखिएगा एक संचरण द्विलिंग जो होगा, एक संचरण जो है द्विचंबर वाले हृदय जिनके होंगे उनमें एक संचरण होगा। जिनमें बेटा 3 चैम्बर होंगे उनमें अपूर्ण द्विसंचरण होगा और जिनमें 4 चैम्बर होंगे उनमें पूर्ण द्विसंचरण होगा। तो इस जगह पे बेटा वेल में पूर्ण द्विसंचरण होगा, स्कॉलियोडॉन जो है बेटा, ठीक, इसमें एक
संचरण होगा। सैलामेंडर एम्फीबिया है, इसमें एम्फीबिया और रेप्टाइल में अपूर्ण द्विसंचरण होगा। अपूर्ण द्विसंचरण होगा। तीसरा हो जाएगा 200 का उत्तर बेटा तीसरा होगा। ये बेटा मैमल है, इसमें पूर्ण द्विसंचरण होगा। द्विसंचरण होगा तो 200 का बेटा उत्तर जाएगा तीसरा बेटा जाएगा। ठीक, तो बेटा हमारे बेटा आपके जो सेशन थे सवाल पूरे हुए। बेटा आप मेहनत करिए और इसी तरह से हम आपको हर सवाल का अच्छे से बेटा एक्सप्लेन कराएंगे और आपको अच्छे जिसमें चारों ही उत्तरों को आप समझेंगे और करेंगे कौन सा उत्तर सही है। ये बेटा हम लोगों की श्रृंखला हिंदी माध्यम से चलती रहेगी। थैंक यू बेटा।